बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं FLP2 वाटर सिलेबस है इसमें और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये डाइजेस्ट नहीं होता। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो स्टूडेंट्स जब भी आप डू नॉट गेट डाइजेस्टेड की बात करते हैं तो इन चारों में से हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये सूट करता है एंड दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड डैश प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वैलोइंग। अच्छा, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैप्सूल बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वेलम, वेलम बेसिकली सॉफ्ट पैलेट को भी कहा जाता है। दैट इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच कवर्स अनदर स्ट्रक्चर। तो इस वजह से वेलम आपने याद रखना है। एपिग्लॉटिस दैट इज द कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। फिर है जी हमारे पास गुलेट। गुलेट कैन बी रेफर्ड टू एज अ पाथवे जिसके मुताबिक आपके ओरल कैविटी से आपके स्टमक तक जो है फूड ट्रेवल करता है वाया इसोफेगस। तो आंसर हम लगाएंगे यहां पर ऑप्शन सी दैट इज एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट वन इज अ मस्कुलर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक। अच्छा, क्वेश्चन कुछ यूं है कि ये हमारे पास सपोज ये हम स्टमक बना लेते हैं एंड इसकी बात कर रहे हैं कि ये यहां पर जो स्फिंक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइदर इट इज रेफर्ड टू एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, एसोफेजियल स्फिंक्टर या सर्विकल स्फिंक्टर। तो स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर भी कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ओनली थ्रू ओरल कैविटी। ऑप्शंस हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, प्रोपल्जन, इजेक्शन। तो ओनली इन ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं तो ये तो इजेक्शन इसमें नहीं होता, ना ही प्रोपल्जन। डाइजेशन जब एक से ज्यादा साइड पर होती है इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए दैट इज इंजेक्शन। नेक्स्ट वन इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं हम इनको? बहुत आसान है, दे आर रेफर्ड टू एज विलाई। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे पास विलाई कहलाते हैं और इनकी सरफेस पे आपको छोटी छोटी एक्सटेंशंस नजर आती हैं। दीज एक्सटेंशंस आर रेफर्ड टू एज माइक्रोविलाई और यही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं और फिर क्रिप्स जो है वो इनकी डेप्थ्स को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ग्लैंड चीक्स, पैरोटिड, फिर लोअर जॉ, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। बिल्कुल ठीक है। बिलो टंग सबलिंगुअल होता है। पाइनल ग्लैंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। पाइनल ग्लैंड जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के साथ नहीं होता है। इस वजह से आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज व्हिच इज अ कॉमन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आपने ऐसी साइट बतानी है जहां पर ये तमाम जो है वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। ऑरल कैविटी ऑप्शंस में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज द मोस्ट सूटेबल आंसर बिकॉज यही वो साइट होती है जहां पर मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है ओवर द फूड और तमाम तरह के जो कंटेंट्स होते हैं इसको डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल आर सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाज। अगेन ऑप्शन आ गई एक्सेप्ट इंसुलिन, काइमोट्रिप्सिन, ग्लूकागॉन। अच्छा, इंसुलिन ग्लूकागॉन तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा ना बिकॉज पेंक्रियाज जो है दैट इज एक्चुअली अ डुअल ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड हम इसको बोलते हैं जो कि आपके पास हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा होता है और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी रखता है जिसमें ये पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है। एंटेरोकाइनेज इसमें रिलीज नहीं होता तो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिनोजेन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ये तीनों जो है इसकी सिक्रीशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शंस है पाइनियल ग्लैंड, बिल्कुल भी नहीं। पेंक्रियाज, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो पेंक्रियाज है इसको हम लोग डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज इसमें दोनों तरह की सिक्रीशंस होती हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। सो क्वाइट सिंपल आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज सलाइवा कंटेन्स ऑल और अगेन इसमें भी आ गया एक्सेप्ट सलाइवा एमाइलेज। क्या सलाइवा में होता है? फिर देखते हैं लाइसोजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है टाइलिन या सलाइवा एमाइलेज इसमें मौजूद होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। लाइसोजाइम भी होता है जो कि आपके पास ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करता है और बहुत सारी डिसइंफेक्शन के अंदर भी ये रोल प्ले कर रहा होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं बिल्कुल और ये बड़ा वाइटल भी है। कभी आपने फील किया हो कि जब भी कोई भी नमकीन चीज या सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग चीज आपके ऑरल कैविटी के साथ टच होती है तो उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखती है आपके सलाइवा के ऊपर। हार्मोन्स यहां पर हम लोगों ने कोई भी नहीं पढ़े तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज स्टार्च, सलाइवा एमाइलेज पीएच 6.8 लिखी हुई है यहां पर आ गया ए, आइडेंटिफाई द ए इन द रिएक्शन। देखते हैं अमीनो एसिड्स, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फैटी एसिड। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। जब भी इसके ऊपर सलाइवा एमाइलेज एक्ट करेगा तो सलाइवा एमाइलेज ब्रेक करेगा यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को और ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जब ब्रेक होंगे तो ये अपनी लोअर फॉर्म के अंदर आ जाएगा जो कि यहां पर हमारे पास बी ऑप्शन जस्टिफाई कर रही है व्हिच इज डाइसैकेराइड। तो आंसर हम लगाएंगे ये जो ए को आइडेंटिफाई करेगा दैट इज ऑप्शन बी डाइसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन सम म्यूकोजा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा या सीरोसा। सो दे आर प्रेजेंट इन म्यूकोजल रीजन। आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। ट्रिप्सिनोजेन बिल्कुल होता है, एमाइलेज भी इसमें होता है, ट्रिप्सिनोजेन भी है, लाइपेज भी होता है, पेप्सिनोजेन हमने कहां पे पढ़ा था? दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टमक तो ये भी नहीं होता। माल्टेजेस, सुक्रेजेस ये भी आपने पढ़े हैं कि ये इसके अंदर सिक्रेट नहीं होते बिकॉज दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस जो कि आपके जजनम के अंदर मैक्सिमम वर्किंग कर रहा होता है। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन भी होता है, न्यूक्लियसेस भी होते हैं तो आंसर हम लगाएंगे यहां पर ऑप्शन सी दैट इज अबाउट 5। नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ ऑल एंजाइम्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। अगेन स्टूडेंट्स यहां पर एक्सेप्ट आ गया तो याद रखिएगा आपके पास माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये तीनों एंजाइम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज कंटेन करता है। तो आपके पास ये भी आ जाएगा बट एंटेरोकाइनेज ये आपके पास ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, इसकी प्रोडक्ट नहीं है, लिहाजा आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज काइलोमाइक्रॉन्स आर कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकॉल करें, हम लोगों ने पढ़ा था कि काइलोमाइक्रॉन्स तब बनते हैं जब भी आपके पास फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। क्लियर? इस वजह से आंसर हम लगाते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज दैट नॉर्मल फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नॉन एज। क्या हम इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल इसका रिवर्स है बिकॉज कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई फीकल मटेरियल हो जाता है और बॉडी से पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि इन सबको जस्टिफाई करती है। तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज द हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी इज ऑक्सीजन, फॉस्फीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। क्या ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल है?
नहीं, हमारी बॉडी फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी फेटल बिकॉज ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है। ओजोन का हमारी बॉडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसके लिए लीथल है। तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन फेरिंक्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स या ब्रोंकियल ट्यूब। तो स्टूडेंट्स, वोकल कॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द वॉइस बॉक्स ऑफ योर बॉडी व्हिच इज आल्सो नोन एज अ लैरिंक्स। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इनटू फेरिंक्स इज गार्डेड बाय, ऑप्शन है साइरिंक्स। अच्छा, साइरिंक्स थोड़ा सा रिकॉल कर लें, दैट इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स, ठीक है। फिर है जी ट्रिकियल वेल्व्स, एपिग्लॉटिस या ऑल ऑफ दीज। तो ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एपिग्लॉटिस कहलाती है बिकॉज वहीं पर आपको ये वोकल कॉर्ड्स हैं वो स्ट्रेच हुए हुए नजर आते हैं एट द साइड ऑफ द ग्लॉटिस, अपर एंड के ऊपर। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, राइट ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, लेफ्ट ब्रोंकस या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो आंसर हम लगाएंगे तरतीब वाइज देखें तो आपको ऑप्शन डी जो है वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट वन इज ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्विलाई, प्लूरा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स या फॉलिकल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल की बात कर रहा है स्टूडेंट, और ये हमारे पास जस्टिफाई करते हैं ऑप्शन ए यानी एल्विलाई को। नेक्स्ट वन इज एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज या कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस स्टूडेंट ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज की ही एक टाइप। नेक्स्ट वन है डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ऑप्शंस हैं कंप्लीट ब्रोंकाई, फिर कंप्लीट ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर कंप्लीट ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज एल्विलाई एंड द डक्ट्स। Next one is the largest quantity of air that can be expired after a maximum inspiratory effort is residual volume, vital capacity, tidal volume या total lungs volume। तो स्टूडेंट्स इनमें से हमारे पास vital capacity जो है ये इसको जस्टिफाई करती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next one is the total percentage of oxygen transported by hemoglobin in RBC is क्या जी, that is 97%. Right answer is option C. Next one is blood transport of carbon dioxide occurs in three forms. The correct percentages of carbon dioxide in these forms are सबसे पहले as carbaminohemoglobin in RBC, फिर as bicarbonates और फिर dissolved form in the plasma। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमारे पास जो जस्टिफाई कर रही है ऑप्शन ए है, ये कार्बामाइन हीमोग्लोबिन में 20 से 25% और बाइकार्बोनेट्स में यानी प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम 70% के करीब और फिर 7% होती है जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अच्छा, ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो आपके पास ये जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। इज इट ट्रू? नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है बिकॉज जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी ज्यादा रखती है, इस वजह से उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा कर देती है, उसके साथ अटैचमेंट कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, दैट मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज मेजर कॉज ऑफ एम्फीसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, वाइन कंजम्पशन, एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स बहुत सबसे कॉमन और सबसे मेजर जो कॉज है वो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग है, इस वजह से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग वन सर्किट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड बैक थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गिविंग अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यूज इज 25%। Next one is a large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after it's by the body tissues. This oxygen raises the PCO2 of blood to 75 mm of Hg, helps in releasing more oxygen to the epithelial tissues, is enough to keep oxyhemoglobin acts as a reserve during muscular exercise. So students, यहाँ पर option D जो है वो इसको justify करिए that acts as a reserve during muscular exercise. Next one is significance of transpiration lies in ascent of sap, बिल्कुल, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, बिल्कुल, कूलिंग इफेक्ट, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ए, बी एंड सी। तो ये तीनों को जस्टिफाई करती है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल वॉल ऑफ जाइलम इज टर्म्ड एज। तो स्टूडेंट दैट इज जस्ट लाइक दिस, सपोज ये हमारे पास एक जाइलम वॉल है और यहाँ पर हम बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। सो स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है विद द जाइलम वॉल। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट दैट इज रेफर टू एज फोर्स ऑफ एडहेजन, एडहेयर करना, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे इसके दरमियान है तो ये कोहेजन कहलाएगी। क्लियर? स्टेटमेंट में क्या दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल वॉल ऑफ जाइलम, इट मींस इसकी बात कर रहा है और ये एडहेजन कहलाती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next one is the major similarity between active transport and facilitated diffusion is that both consume ATP, both are non-selective, both are passive, both require membrane proteins. तो ऑप्शन डी जो है that is the most suitable because दोनों को ही membrane proteins की जरूरत होती है, that is ऑप्शन डी। Next one is which of the following has a maximum water potential? So जब भी प्योरिटी आपको नजर आएगी पानी के अंदर तो उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज 0, बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनमें नेगेटिव होगा और राइट आंसर हम यहां पर करेंगे ऑप्शन बी, प्योर वाटर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन फिगर गिवन बिलो। अच्छा, इसमें ए क्या है जी हमारे पास, फिर बी, सी और डी के सारे देखने ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट अगर हम लोग इस पूरे सेल की बात करें तो ये एपिडर्मल सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एपिडर्मल सेल पढ़े हैं, तो ए में लाजमी तौर पर एपिडर्मल सेल आना चाहिए। तो ये देखें ऑप्शन डी देखें, एपिडर्मल सेल ए के साथ मेंशन कर रहा है। फिर बी की बात करें तो बी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जस्टिफाई करती है, वो भी सी के साथ इसने मेंशन किया। फिर सी की बात करें तो ये जो बैंड है, सी का बैंड जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं, दैट इज मेड ऑफ सिब्यूरिन, ठीक है, जो कि वैक्सी मटेरियल होता है और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिमम एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक भी कर देता है। तो यहाँ पर होना चाहिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वो भी जस्टिफाई कर रहा है। और डी हमारे पास ये जो कनेक्शंस होते हैं ये रेफर टू एज प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शन है ना, तो डी प्लाज्मोडेस्माटा को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी जो कि इन सबको जस्टिफाई कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ना, बिल्कुल करवाता है। जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर द अपटेक ऑफ वाटर, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फिर सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, बिल्कुल इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी जाइलम के थ्रू होती है। फिर मिनरल्स की बात करें तो डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो तो डेफिनेटली जाइलम के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक पाथवे वाटर मूव्स थ्रू ऑल, लेकिन यहां पर उसने क्या लिखा है लास्ट पे एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शन ढूंढनी है हमने, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा या सेल वॉल। तो सिम्प्लास्टिक के अंदर एक्सेप्शन हमारे पास स्टूडेंट सेल वॉल आ जाती है, बिकॉज़ सेल वॉल किसके अंदर इन्वॉल्व होती है?
बिल्कुल एपोप्लास्टिक पाथवे के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन डी जो है वो हम यहाँ पर इसकी एक्सेप्शन के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज विच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर फाउंड इन टिश्यू फ्लूइड। देख लेते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसीज। क्या ग्लूकोज आपको टिश्यू फ्लूइड के अंदर नजर आता है? बिल्कुल आता है। प्रोटीन्स नजर आती हैं? बिल्कुल होती हैं। डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, तो ऑप्शन ए ही इसको जस्टिफाई कर रही है कि तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंक एंड सोर्स इन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट में बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स नीड। बिल्कुल, अगर प्लांट को जरूरत है ना तो वो इसको रिवर्स कर सकता है। फिर है सीजन, बिल्कुल सीजन की बेस पे भी रिवर्स कर सकता है। और फिर यहाँ पर लिख रहा है बोथ ए एंड सी, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। सिंथेसाइज किस फॉर्म में होते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, तो मोनोसेकेराइड हमेशा ये सिंथेसाइज करते हैं। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड इन सुक्रोज। तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन ए में उसने ग्लूकोज लिखा है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकती। फिर देखते हैं आपके पास स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है? स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च यहाँ पर लिखा है और इसमें ये तो हमने पहले एक्सक्लूड कर दी। ग्लाइकोजन एनिमल के साथ है, तो ये भी नहीं होगा। स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, तो ऑप्शन डी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जस्टिफाई कर रही है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। कितनी होती है? हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज अबाउट 6 to 9%, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय। तो आपके दिल की सबसे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब दिल धक धक करता है ना, और वो दिल धक धक उसका मेन जो चेंबर है वो कौन सा कर रहा होता है? तो हमारे दिल का जो मेन चेंबर होता है वो हम लोग बोलते हैं किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। और इसकी वॉल्यूम हमने पढ़ी थी, दैट इज 3 times thicker एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। इस वजह से सबसे ज्यादा धक धक की आवाज या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपको कहां से मिलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलती है। नेक्स्ट वन इज बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। अच्छा, बेसोफिल स्टूडेंट्स ये तीनों ही सीक्रेट कर सकते हैं, दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, मोस्ट अबंडेंट ए ग्रेन्युलोसाइट्स इन आवर ब्लड आर। तो ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, बेन 10 से याद रखना आपने। और फिर है जी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। और इसमें भी जो लिम्फोसाइट होते हैं दे आर अबाउट 32%, तो इस वजह से वो अबंडेंट है, आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। बिल्कुल, ये मेगा कैरियोसाइट्स के सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर इन साइज हो सकते हैं, 1.5 to 4.5 lakhs per mm क्यूब इन ब्लड। बिल्कुल, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्यों थ्रोम्बोसाइट्स? बिकॉज दे आर इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो ये तीनों ही जस्टिफाई कर रहा है, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी। नेक्स्ट वन, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या हाइपोडर्म। तो स्टूडेंट्स हमारा दिल जो है ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज द जर्मिनेटिव लेयर, और आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पैपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स सपोज अगर हम ये दो चेंबर बनाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, तो इसके दरमियान में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास ना 2 फ्लैप्स होते हैं। इन्हीं 2 फ्लैप्स के साथ आपको अटैचमेंट नजर आती है यहाँ पे पैपिलरी मसल्स की। तो जितने फ्लैप होंगे उतनी पैपिलरी मसल्स होंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन सी 2। ठीक है, अगर राइट की बात करता, राइट एट्रियम की, तो उसमें कितने फ्लैप्स होते हैं? 3 होते हैं, तो वहां पे कितना आंसर चाहिए होना था? दैट इज 3 पैपिलरी मसल्स। नेक्स्ट वन इज बाइकस्पिड वाल्व इज, अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये इसको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी डिराइव किया कि बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये लेफ्ट हार्ट के अंदर पाया जाता है, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड एंटर्स इन द हार्ट। ठीक है, जैसे डायस्टोल और सिस्टोल हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी ना, तो डायस्टोल के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है दैट एंटर्स इनटू द हार्ट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आर्टरी। फिर है एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो स्टूडेंट इन चारों स्टेटमेंट में से ऑप्शन ए हमारे पास सही है कि एओर्टा के अंदर पंप किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन ड्राइव करवाता है, और एओर्टा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू फिल्टर, दैट इज डेफिनेटली फिल्टरिंग ब्लड, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज कार्डियक सेंटर लाइज इन, कहां पर होता है आपके कार्डियक सेंटर की बात करें तो दैट इज स्टूडेंट प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन स्टेम का हिस्सा। नेक्स्ट वन, व्हिच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर रेट ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर देखें ये तो नॉर्मल है, तो ये तो नहीं होगा। 140/90 ये हो सकता है, ये भी नहीं है बिकॉज ये आपके पास हाइपोटेंशन के अंदर जा रहा है, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन बी, 140/90 mm of Hg। नेक्स्ट वन इज टी वेव ऑन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, देख लेते हैं, दैट इज पी, फिर हमारे पास क्यूआरएस आ जाता है और फिर टी वेव आ जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जो है इनको आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट वन, आफ्टर एन इम्यून रिस्पांस मेमोरी सेल्स रिमेन इन द ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स हमारे पास डिवाइड करते हैं इनटू मेक प्लाज्मा सेल्स, कब? जब आपके पास री एंटर हो सेम पैथोजन। Clear? Next one is doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when? तो हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट साउंड जो एसोसिएटेड होते हैं कि वेल्व के क्लोजर के साथ होते हैं, तो इनलेट वेल्व और आउटलेट वेल्व्स आपके पास। तो सेकंड की जब बात करेगा तो इसमें आउटलेट वेल्व क्लोज होंगे, जिसमें आपके पास सेमिल्यूनर वेल्व आ जाता है और एओर्टिक वेल्व आता है। तो यहां पर देखें सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज डाउन आफ्टर ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। Next one, if due to injury, cardiac tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? The flow of blood into the aorta will be slowed down, the pacemaker will stop working, the blood will tend to flow back into the left atrium, या the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. तो स्टूडेंट जब भी पैपिलरी मसल्स आपके पास स्लाइटली नॉन फंक्शनल होते हैं ना, तो हमारे पास ब्लड का जो फ्लो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रिड्यूस हो जाता है। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट से अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे लेकर जाते हैं, और वेन्स टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाती हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, या बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, या हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज करते हैं ना बॉडी को, तो यहां पर रिड्यूस करेगा ये कार्डियक आउटपुट को, एंड साइमल्टेनियसली आपके पास हार्ट रेट जो है वो भी कम होगा।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फेगोसिटिक एक्टिविटी? ऑप्शन है मोनोसाइट बिल्कुल करते हैं, बेसोफिल्स नहीं करते, न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, मैक्रोफेजेस भी करते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी इज इनकरेक्ट? It contains a series of valves. It contains blood at high pressure. It contains blood moving towards the heart. या it contains oxygenated blood. So correct हम लोगों ने ढूंढनी है तो स्टूडेंट इसमें जो blood होता है ये हमारे पास high blood pressure contain करता है. That is option B is correct. Next one is which action is taken by a B lymphocyte activated by an antigen? Students ये divide करता है rapidly to form a clone of genetically identical plasma cells. Next one is how many disulfide linkages are present between heavy and light chain antibody molecule? तो heavy और light के दरमियान आपको एक नजर आता है, एक उसके साथ और एक उसके साथ, तो दो हो जाएंगे, तो आंसर हम लगाएंगे 2। लेकिन जब आप heavy to heavy पढ़ेंगे तो उसमें भी दोनों के दरमियान जो है वो दो मौजूद होता है। नेक्स्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म द फिजिकल बैरियर। स्किन हमारे पास फिजिकल बैरियर में शामिल है, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, दैट इज रेफर्ड टू एज वाटर पोटेंशियल। Next one, antibodies are produced by which of the following lymphocytes? B lymphocytes, T lymphocytes, A या B and T lymphocytes. So antibodies produce करना ये सिर्फ और सिर्फ B lymphocytes का काम है, आंसर है ऑप्शन A। Next one is the T lymphocyte become mature and competent under the influence of, किसके influence में? तो स्टूडेंट्स T for thymus, thymus से हम लोगों ने derive किया, तो ये thymus gland के influence में क्या होते हैं? Mature होते हैं। Next है जी हमारे पास last question, that is acquired immunity is found in, किस में होती है? Invertebrates, vertebrates, insects या hemichordates। तो स्टूडेंट्स ये जो acquired immunity है that is associated with the vertebrates। और इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन जो है that comes to an end। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ एनएमडीकैट अर्लियर प्रेप क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर है, जिसमें हमने यूनिट डिस्कस करने हैं 4, 5 और 6। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डैश विद द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली टेंड्स टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा उसका जो बेसिकली सवाल है, यूजुअली इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसने कहा इंक्रीज है, लेकिन उसका सवाल जो है वो बेसिकली है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में, उनकी जो अट्रैक्शन है। यहाँ पर याद रखिएगा उसके सवाल में उसने कहा है कि जो हमारे पास रेडियस है दैट टेंड्स टू डिक्रीज, रेडियस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कहां पर? क्लोज टू न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लोज टू न्यूक्लियस, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल यूजुअली टेंड्स टू इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला इसका आंसर होगा अल्फा, इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट H2 + I2 इट गिव्स अस 2HI एट कांस्टेंट टेंपरेचर डेल्टा H ओवर डेल्टा E इज इक्वल टू, हमने नॉर्मली पढ़ा है कि डेल्टा H इज इक्वल टू होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेल्टा nRT है। अब यहाँ पर देखें डेल्टा n है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस, 2 प्रोडक्ट के मोल्स हैं, 2 ही रिएक्टेंट के हैं, दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा n हमारे पास जो है वो 0 है। तो जब डेल्टा n 0 है तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 होगी। तो जब ये सारी की सारी वैल्यू 0 है तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। यहाँ पर ये हमारे पास जो डेल्टा H है ये यहाँ पे डेल्टा E था, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा E। अब हमने निकाली है दोनों की रेशियो, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा H ओवर डेल्टा E जो हमारे पास है दैट कम्स आउट टू बी 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसी वजह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज अल्फा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज। तो ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है कि वो बेसिकली सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है और हर किस्म की एनर्जी आ जाती है, तो इसका आंसर चार्ली होगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी डिनोटेड अंडर वेरियस कंडीशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थियरेटिकली हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपने ये पढ़ा था कि जो एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू, ये चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल होता है QP के, ठीक है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो QV के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू, इससे पिछले एमसीक्यू में भी हमने देखा है वो डेल्टा E होता है प्लस डेल्टा nRT है। तो जब डेल्टा n 0 होगा तो ये सारी की सारी यानी डेल्टा nRT 0 हो जाएगा। तो इस केस में अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है और चार्ली भी ठीक है, तो आंसर हमारे पास होगा ऑल आर करेक्ट। ये बात याद रखिए। यहाँ पर एक और तरह से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जनरली जो QP है वो किससे ग्रेटर होता है, तो दैट इज यूजुअली ग्रेटर देन QV, और वी कैन आल्सो से जनरली डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E के नॉर्मल कंडीशंस में। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है, इनको इस तरह से रिलेशन वाइज भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो जो हमारे पास करेक्ट रिलेशन है बिटवीन KP एंड KC, तो KP इज इक्वल होता है KC इंटू RT की पावर, याद रखिएगा डेल्टा n, तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन है, डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फॉर 2A + B इट गिव्स अस प्रोडक्ट, कह रहा है कि अगर A की मोलर कंसंट्रेशन 2 है, B की मोलर कंसंट्रेशन 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन 16 है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, पहले हम रेट का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर और साथ में सिंपल आ जाएगा B। अब A का स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि 2 मोल A के थे, तो जो वहां पर कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पावर बन जाएगा। रेट 16 है, K की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, A की वैल्यू जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा और B की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे अगर K की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये सारी वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जाके डिवाइड, तो 16 ओवर 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8 आ जाएगा। तो 16 ओवर 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर बीटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर अ रिएक्शन 2x + y gives us m + n, the rate is equal to k into x का स्क्वायर और साथ में y, if concentration of y is constant and x is tripled then the change of rate of reaction will be। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आ रहा है कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, दैट इज एक्चुअली वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, और साथ ही में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के साथ। तो अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो इन दोनों की पावर जो है वो 2 है, इधर 1 है, दोनों का सम करते हैं तो ऑर्डर ओवरऑल 3 है, लेकिन उसने y को चेंज नहीं किया, तो यानी y को बेसिकली कांस्टेंट रखा है, तो y रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है x। अब उसने कहा कि x की वैल्यू को हमने ट्रिपल किया, तो अगर ट्रिपल करते हैं तो देखिए सेकंड ऑर्डर है तो आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो जब 3 का स्क्वायर हम देखेंगे तो वो आएगा 9। तो अगर मैं डबल करता हूं, देखिए सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर के केस में अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल की तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर रेट बढ़ना है, तो ट्रिपल का स्क्वायर होगा 9 टाइम्स, देन द रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स, रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच मॉलिक्यूल इज प्लेनर। याद रखिएगा दो ज्योमेट्रीज हमारे पास हैं हमारे सिलेबस में जो नॉर्मली प्लेनर हो सकती हैं, उनमें sp है और sp2 है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें मीथेन, वाटर और अमोनिया बिलोंग कर रहे हैं sp3 से, तो ये sp3 जो है वो नॉन प्लेनर है।
जबकि हमारे पास जो BF2 है, BF3 है, वो बिलोंग करता है किससे? sp2 से, जो कि प्लेनर ज्योमेट्री है। तो इसी केस में हमारे पास आंसर आएगा 4D BF3। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसी वजह से प्लेनर है। याद रखिएगा दो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में उसमें प्लेनर हो सकती हैं, उनमें sp और sp2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc वेरीज विद द चेंज ऑफ। अब यहां पर याद रखिएगा आपके पास जो कांस्टेंट है kc, याद रखिएगा kc, यहां एक सादा सा वर्ड याद रख सकते हैं कि kc कैन ओनली बी वेरिड बाय चेंज इन टेंपरेचर, कि kc या कांस्टेंट तब चेंज होता है जब टेंपरेचर चेंज हो। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास अल्फा होगा कि बाय चेंजिंग वी कैन से टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ kc यूजुअली चेंजेस। अगला क्वेश्चन है 78, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली देन द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग एयर विल बी। याद रखिएगा हमारे पास यहां पर है एंडो। अब एंडो के केस में अगर आप गौर से, अगर आपको याद हो, जो हमारे पास फ्लो ऑफ हीट होता है, तो जो हीट का फ्लो है वो होता है कहां से? तो दैट यूजुअली फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग, और सराउंडिंग से जाता है सिस्टम में। तो जब फ्लो ऑफ हीट होता है सराउंडिंग से सिस्टम में, तो जो सराउंडिंग है वो हीट लूज कर रही है। तो जब हीट लूज करेगी तो उसका टेंपरेचर जो है वो कम होगा। अब सिस्टम गेन कर रहा है हीट को, तो टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा। अब उसने सराउंडिंग के बारे में बात की है, तो टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग यूजुअली टेंड्स टू डिक्रीज, तो आंसर बीटा आ जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम, तो दैट यूजुअली इंक्रीज, तो आंसर 4D होता। अब यहां पे आंसर बीटा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज सेम वैल्यू बिकॉज़। याद रखिएगा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो हमारे पास तब आती है जब एक प्रोटॉन कंबाइन करता है एक हाइड्रोक्सिल आयन से, एंड इट यूजुअली फॉर्म्स 1 मोल ऑफ वाटर। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तब आप कह सकते हैं कम होती है जब हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस हो, क्योंकि उसमें नॉर्मली आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर नहीं बनता, क्योंकि वीक एसिड जो वीक बेस है ये टोटली आयोनाइज नहीं होता। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, टोटली आयोनाइज होगा, हमेशा 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो जब 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो इसी वजह से उसकी वैल्यू -57.4 होगी। ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। बात ठीक है, लेकिन इसका न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर आयोनिक सब्सटेंस, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। एसिड ऑलवेज गिव्स राइज टू प्रोटॉन व्हाइल बेस गिव्स OH नेगेटिव, ये ठीक है, लेकिन इसका न्यूट्रलाइजेशन से ताल्लुक नहीं है। तो आंसर डेल्टा होगा। द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म वाटर। आंसर विल बी डेल्टा, डेल्टा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन द एक्सप्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन इज द। तो ये डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो आप लोगों को आइडिया भी होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे पास होती है। तो इसका आंसर 4D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूजुअली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट रिलीज है। सब्लिमेशन में हमारे पास सॉलिड से बनता है गैस, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आपने लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है। बॉइलिंग में आपने लिक्विड से बनाना होता है गैस को, ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक है, क्योंकि लिक्विड लो एनर्जी है, गैस हाई एनर्जी है। तो जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे तो टेंपरेचर आप हीट देंगे, एंडोथर्मिक है ये भी। मेल्टिंग ऑफ आइस में आप सॉलिड से जा रहे होते हैं किसमें? तो आप जा रहे हैं लिक्विड में, तो ये भी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, तो ये तीनों जो है ये एंडो है। फ्रीजिंग को जब हम बात करें तो उसमें लिक्विड जो कि हाई एनर्जी है उससे आप सॉलिड में जा रहे हो जो कि लो एनर्जी है। तो जब भी आप हाई एनर्जी से, आप कह सकते हैं, यानी जो हमारे पास लिक्विड फेस था, यहाँ पे लिख देता हूं, उससे जब आप लो एनर्जी में जाएंगे तो लो एनर्जी में हमारे पास आइस है जो सॉलिड फेस है, तो इस केस में हमेशा एनर्जी इवॉल्व करनी पड़ेगी। तो एनर्जी इवॉल्व करने के चक्कर में आप कह सकते हैं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो आंसर विल बी बीटा। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आप कह सकते हैं बना रहे हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने बेसिकली एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो इसमें इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इसको आप स्टडी करते हो, तो इसमें यूजुअली हमारे पास जो साइकिल बनता है वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट स्टेप है, इसकी एंथैल्पी को हम डेल्टा H कह देते हैं। इनडायरेक्ट स्टेप में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको मैं डेल्टा H1 कह देता हूं, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H2। अब आपको उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या डायरेक्ट स्टेप की दी हुई है। अब इनडायरेक्ट स्टेप में आपके पास देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बताया, तो ये डेल्टा H2 है। आपने निकालना क्या है? आपने डेल्टा H1 निकालना है। तो आपको पता है हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब आप निकालना क्या चाहते हैं? डेल्टा H1। तो इसीलिए डेल्टा H1 निकालने के लिए हमारे पास H2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो डेल्टा H आ जाएगा माइनस डेल्टा H2 आ जाएगा। तो डेल्टा H की वैल्यू आपके पास -393 है, और जो डेल्टा H2 की वैल्यू हमारे पास -283 है। अब इन दोनों को जब माइनस माइनस प्लस होगा तो -393 और +283 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली -110 जो है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे -110 में हमारे पास 4D आंसर है, तो 4D विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन MCQ है 83, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl is 788 किलो जॉल पर मोल व्हेन द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज 376 देन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज। आपने ये कांसेप्ट पढ़ा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है, या अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस वी कैन से लेटेस्ट एनर्जी। ये आपको पता है। अब उसने लेटेस्ट एनर्जी के लिए अगर हम देखते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है डेल्टा H की वैल्यू, ये +376 है, और जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है वो -788 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो जवाब आएगा वो -412 होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर बीटा होगा। बहुत सिंपल है, हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी -788 है, आयोनाइजेशन +376 है, दोनों को ऐड किया आपके पास आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 84 देखते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन साइनाइड आयन। कि साइनाइड आयन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें आप कह सकते हैं पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो साइनाइड का पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के लिहाज से। तो पहले तो अगर आप देखते हैं गौर से, तो आप बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर इसमें 3 है। कैसे 3 है? देखिए 3 बॉन्ड है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पे होता है कार्बन पे, और एक लोन पेयर होता है कहां पे? नाइट्रोजन में। तो इसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा लोन पेयर होने चाहिए नाइट्रोजन पे 2, लेकिन नाइट्रोजन पे 1 है। टोटल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 3 उसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए हुए हैं, 2 यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के देखते हैं तो 1 होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारे पास लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम आपको बना दिया 1 होगा। इसी तरह लोन पेयर और कार्बन एटम भी 1 है, तो आंसर हमारे पास 4D हो जाएगा कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे और एक कार्बन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लास कैलरीमीटर वर्क्स एट तो नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट करता है। ये बात याद रखने वाला इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, द स्पीशीज व्हिच बाय डेफिनेशन हैज 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। अब यहाँ पर आपने एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा जो एलिमेंट है अगर वो अपनी आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखिएगा हमेशा 0 होती है। NaCl सॉलिड है, एलिमेंट नहीं है, 2 तरह के एटम से मिलकर बना है। वाटर भी 2 तरह के एटम से मिलकर बना है, वो एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट होता है 1 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ। क्लोरीन हमारे पास एलिमेंट है, तो इसी वजह से जो हमारे पास मोर स्पेसिफिक आंसर होगा वो क्लोरीन होगा, वो एलिमेंटल फॉर्म में है और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस भी है। तो याद रखिएगा इसी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट। आमतौर पर याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं 0 डायपोल मोमेंट के लिहाज से, तो 0 डायपोल मोमेंट उसका होगा जो एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा।
तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मैं इस केस में आप लोगों को बताऊं तो जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसके बॉन्ड तो पोलर हैं, लेकिन इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास क्या होगी, वो जीरो होगी। उसकी दो वजूहत कह सकते हैं, एक तो सेंट्रल एटम पे यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है, और जो इसमें नेट डायपोल मोमेंट आती है, यानी अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव ये जो डायपोल मोमेंट के यहाँ पे कह देते हैं, तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर एडिशन की वजह से वो जीरो हो जाती है। क्लोरोफॉर्म पोलर है हमारे पास, चार्ली ऑप्शन पोलर है, अमोनिया उसमें लोन पेयर है वो पोलर है। तो इन सब में जो नॉन पोलर होगा हमारे पास दैट विल बी वी कैन से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी, बाकी सारे पोलर है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी उनकी कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन, केमिकल स्पीशीज हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने पढ़ा है वाटर, वाटर Ab2E2 से बिलोंग करता है, 2 लोन पेयर है। NF3 Ab3E से बिलोंग करता है, 1 लोन पेयर है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी आप कह सकते हैं हमारे पास इन जनरल केसेस वी कैन से वी कैन हैव लोन पेयर्स, इसमें लोन पेयर होते हैं। तो आंसर हमारे पास इथीन होगा। इथीन के केस में देयर इज वी कैन से अ पाई बॉन्ड तो जरूर है, लेकिन यहां पर ना कार्बन पे लोन पेयर है ना किसी हाइड्रोजन पे लोन पेयर है, तो इसी वजह से नो लोन पेयर हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है, तो अल्फा वुड बी द राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है, 48 ग्राम ऑफ एक्स कंपाउंड हैज हाफ लाइफ 30 मिनट्स, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 150 मिनट्स। देखिए एक हाफ लाइफ हमारे पास 30 मिनट्स है, टोटल टाइम हमारे पास है 150 मिनट्स, ठीक है। तो 150 मिनट्स मतलब आप कह सकते हैं टोटल 5 हाफ लाइफ लगी हैं। तो 5 हाफ लाइफ के बाद देखते हैं हम कितने ग्राम बचेंगे। देखिए अगर आपके पास 48 ग्राम है तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये रह जाएगा 24, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये रह जाएगा 12, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ आप ये कह सकते हैं ये रह जाएगा 6, और जबकि आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ ये रह जाएगा 3। तो ये है 4 हाफ लाइफ, हमने बताना है 5वीं हाफ लाइफ के बाद। तो 5वीं हाफ लाइफ के बाद इसका क्वांटिटी जो है वो रह जाएगी दैट इज 1.5। तो यानी याद रखिएगा हमारे पास हाफ लाइफ होता है दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ। तो 150 मिनट्स लगे, यानी 5 हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट रह गया 1.5 ग्राम, तो आंसर वुड बी 40 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज। याद रखिएगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी एंथैल्पी डायरेक्ट कैलोमीटर से मेजर नहीं की जा सकती, जिनमें बोरॉन ऑक्साइड आपने पढ़ा, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा, जिनमें आपने आयोनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया। उन्हीं कंपाउंड में एक कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, याद रखिएगा इसकी एंथैल्पी की वैल्यू भी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती क्योंकि ये टोटली कंज्यूम नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन। तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन ही इसका आंसर होगा, बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक एटायंस x y z के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, x की 0.52 है, y की -3.03 है, और जो z है उसकी आप कह सकते हैं -1.18 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स। तो यहां पर आपको एक मैं बात बताता चलूं, याद रखिएगा अगर आप लोग बात करना चाह रहे हैं रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर पहले होती क्या है, दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। तो यानी इनके खुद ऑक्सीडाइज के कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे उतना जल्दी ये दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। याद रखिएगा रिड्यूसिंग पावर का जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है उससे क्या रिलेशन है, इनवर्स। क्यों भाई, जितना रिडक्शन पोटेंशियल आप कह सकते हैं कम होगा उतना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होंगे, जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे दूसरों को रिड्यूस करेंगे और उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पर देखें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है -3.03 किसका, y का, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद होगी z की, और लास्ट में होगा x क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। ये बात याद रखिएगा, आंसर विल बी अल्फा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। याद रखिएगा हमारे पास हम नॉर्मली तब कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो हमारे पास रिएक्शन मूव करता है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, तो दैट एक्चुअली मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है एट इक्विलिब्रियम दोनों की जो क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट होती हैं। अगर आप बाहर से किसी एक की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें तो जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो में, जैसे यहाँ पर ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो फ्रॉम हाई टू लो यानी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाती है इस केस में। और इसका वाइस वर्सा अगर आप फर्स्ट करें रिएक्टेंट कम कर देंगे तो रिएक्टेंट कम करने से ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट हाई कंसंट्रेशन पे, तो हाई से लो यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में। इसी तरह अगर आप फर्स्ट करें प्रोडक्ट को कम कर देते हैं तब ये किस डायरेक्शन में जाता है, दैट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हमने किया क्या है, हमने बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोडक्ट को रिमूव किया है, तो प्रोडक्ट को रिमूव करके वो किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आंसर विल बी अल्फा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन में, इट कुड बी 0, फोटोसिंथेटिक हमेशा 0 होते हैं, इट कुड बी वी कैन से होल नंबर, इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 3 तक पॉसिबल है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस केस में 0 होल नंबर फ्रैक्शनल ऑल ऑफ दीस आर पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन कंबशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ मीथेन 104.5 ग्राम ऑफ हीट इज लिबरेटेड, द हीट ऑफ कंबशन वुड बी। याद रखिएगा अब इस केस में देखिए उसने बताया है कि इन द कंबशन ऑफ मीथेन आपके पास कितने ग्राम ऑफ मीथेन है, 2 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो इससे 104.5 आप कह सकते हैं किलो जॉल पर मोल हीट जो है वो लिबरेट हुई है। आपने बताना है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन की बात करते हैं तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि हीट लिबरेटेड, ठीक है, हीट लिबरेटेड दैट विल बी इक्वल टू, हीट लिबरेटेड किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ कंबशन। याद रखिएगा ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि जो हीट लिबरेटेड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ कंबशन। अब हीट लिबरेटेड हमारे पास कितनी है 104.5 किलो जॉल पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, मैस इन ग्राम दिया है, तो मैस इन ग्राम को डिवाइड कर दें मोलर मैस से तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ कंबशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 8 द 16, अब यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 104.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 104.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, दैट इज -836। तो ये याद रखिएगा इधर साइन माइनस है, कंबशन है, हमें पता है कंबशन इज रियली एक्सोथर्मिक, तो इस केस में हमारे पास आंसर है वो -836 आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, इस फार्मूले को हम याद रख सकते हैं कि अगर आपने हीट लिबरेटेड निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हीट ऑफ कंबशन दी है, तो इन तीनों में से आप किसी भी अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.22 मोलर, 0.22 मोलर को मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 22 × 10⁻², ये याद रखिएगा। और साथ में एसिटेट है N2.2 मोलर, एसिटिक एसिड है 2.2 को मैं ऐसे लिख देता हूं 22 × 10⁻⁻1, ठीक है। पीके आपके पास 4.74 है, आपने पीएच निकालना है तो फार्मूला वही है, पीएच इज इक्वल टू पीके दैट इज 4.74 प्लस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो कि 22 है × 10⁻² ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वो भी 22 है × 10⁻⁻1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट हुआ तो 4.74 प्लस लॉग ऑफ, यहां पर देखिएगा 22 तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाके प्लस तो -2 और +1 -2 +1 करेंगे तो लॉग की पावर 10 की पावर -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.74 आ जाएगा
प्लस आ जाएगा साथ में -1 इंटू लॉग ऑफ 10। अब आप परेशान हो रहे होंगे -1 कहाँ से आया, तो याद रखिएगा लॉग की अगर पावर हो तो पावर स्टार्ट में आती है, तो -1 स्टार्ट में आ गया, लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो 4.74 -1 करेंगे तो 3.74 विल बी द राइट आंसर, बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्रीज फॉर द हाफ रिएक्शन इज गिवन। आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, वो -0.76 है, आपके पास मैग्नीशियम का है उसका -2.3 है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन वी कैन से इन सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन देखते हैं तो जिंक जो है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन डाउनवर्ड है, जबकि मैग्नीशियम जो है उसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव है। तो ऊपर वाला मेटल तो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर आप कह सकते हैं डिप किया है जिंक को, किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो याद रखिएगा चूंकि जिंक की पोजीशन डाउनवर्ड है तो ये कभी भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो जब नहीं कर सकेगा तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऑक्सीजन की ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है तो वो ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है। अब आप कार्बन की देखिए, कार्बन की यहाँ +2 है और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +2 से +4 में गया है मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, तो कार्बन इन दिस केस इज ऑक्सीडाइज, आयरन इन दिस केस विल बी रिड्यूस, आयरन यहाँ पे रिड्यूस होगा, वो यहाँ पर +3 से किसमें गया है, +3 से एलिमेंटल फॉर्म में मतलब 0 में गया है, तो आयरन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हुई, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, तो आंसर अल्फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज ब्रोमीन हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीडेशन नंबर +1 नॉर्मली हमारे पास ऑक्सी एसिड्स में होता है, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन लाजमी होता है, तो ना तो Br2 में है ना HBr में है, तो आंसर यहाँ बीटा होगा या डेल्टा। डेल्टा में यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें हमारे पास +1 है, तो आंसर इस केस में क्या आएगा, बीटा। ऑक्सी एसिड में नॉर्मली ब्रोमीन की प्लस में होती है, तो आंसर बीटा आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एनोडिक रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद पोटेंशियल इलेक्ट्रोड इज। एनोडिक रिएक्शन, एनोड की बात करें, याद रखिएगा आपने दो तरह के इलेक्ट्रोड्स पढ़े हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो एनोड के बारे में पूछा है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, अगर कैथोड के बारे में पूछा तो रिडक्शन, तो इस केस में आंसर अल्फा ऑक्सीडेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन नंबर 2 इन 1,3 ब्यूटाडाइन। आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू कार्बन और साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ये हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है। इसमें कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, अब देखिए आइडेंटिकल दोनों तरफ से है तो कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। मैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल होता है अप्रॉक्सिमेटली 120, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल होगा 120, बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक, कि रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा है जिंक से। कंसीडर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिंक पाउडर इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर आयन, ठीक है, शोन इन द अबव फिगर। हियर x रिप्रेजेंट्स, मतलब x के बारे में उसने पूछा है कि x किसको शो कर रहा है, इंप्योरिटीज इन द सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन, सॉलिड जिंक और वी कैन से सॉलिड सिल्वर। याद रखिएगा आपने क्या किया है, आपने जिंक को डिप किया है किसमें, सिल्वर आयन में, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो जिंक है उसको जब आपने डिप किया सिल्वर आयन में, तो आप जरा सवाल देखें, उसने बता दिया है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिंक इज मोर लाइकली टू बी ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहिए। जो सिल्वर है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ये जिंक आयन बना देगा, और जब सिल्वर रिड्यूस होगा तो ये सिल्वर आप कह सकते हैं सॉलिड बना देगा। तो जब सिल्वर सॉलिड बनाएगा तो वो सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टोर होगा, तो आंसर डेल्टा, ये बात याद रखिएगा, इसका आंसर डेल्टा होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन ये है 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव और X इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे मैंगनेट आयन बने, Mn+2 और वाटर बने, द वैल्यू ऑफ X इन द अबव रिएक्शन इज। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी आती है, और अगर आप निकालेंगे तो +7 आएगी। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है +7 से +2 में, यानी मैंगनीज जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। जब रिड्यूस हुआ है तो इससे यही मुराद ली जा सकती है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, दोनों का डिफरेंस निकाले तो 5, जितना डिफरेंस आया है उतनी वैल्यू ऑफ x होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस आया 5, तो 5 इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कह सकते हैं ऐड होंगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो +7 से +6, दूसरे में +6 से +5, तो यानी ओवरऑल जो दोनों का डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0 पोटेंशियल बिकॉज। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको शी कहते हैं, उसका पोटेंशियल 0 इसलिए है क्योंकि उसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का रेट है वो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर, यानी जो शी है उसका पोटेंशियल आर्बिट्रेरली 0 है। तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज अज्यूम टू बी 0। वजह क्या है उसकी, क्योंकि उसमें जितनी रिडक्शन होती है उतनी ही आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, एक्चुअली 0 नहीं होता, 0 के क्लोज होता है, तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 104, डायलेटोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड फॉर द रेट ऑफ डिटरमिनेशन व्हेन। याद रखिएगा आपने 5 फिजिकल मेथड पढ़े हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, डायलेटोमेट्रिक, रिफ्रैक्टोमेट्रिक और कंडक्टोमेट्रिक, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो यानी ओवरऑल 5 फिजिकल थे और एक केमिकल था जिसमें जनरली टाइट्रेशन आती है आपकी बुक में डिस्कस। अब जो डायलेटोमेट्रिक है इसको हम तब यूज करते हैं जब चेंज इन वॉल्यूम हो, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, देयर विल बी द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर आयन के लिहाज से देखते तो कंडक्टोमेट्रिक, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिहाज से देखते तो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड था। तो ये 5 मेथड आप लोगों को ओवरऑल बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेट कांस्टेंट के फॉर द रेडियोएक्टिव रिएक्शन ऑफ बेरिलियम इज रेट कांस्टेंट फॉर रेडियोएक्टिव बेरिलियम इज 0.346 पर सेकंड, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द बेरिलियम। आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर आपको फर्स्ट करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से आपको पता है हाफ लाइफ की वैल्यू वेरी करती है, लेकिन अगर नहीं पता तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। पहली बात, रेडियोएक्टिव हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। अगर आपको ये बात याद नहीं रह सकती तो आप यूनिट ऑफ के देख सकते हैं, वो पर सेकंड है, तो पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ हमारे पास होती है दैट इज 0.693 ओवर वी कैन से के, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है आप कह सकते हैं दैट इज 0.346, तो इसको सॉल्व करेंगे तो राउंड ऑफ करके आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 सेकंड वुड बी द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 106 है, द फास्ट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन माइट बी एट्रिब्यूटेड टू। याद रखिएगा जो हमारे पास रेट है इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से आप कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन है,
टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर होगा तो रेट भी लो होगा, रिएक्शन स्लो होगा। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट नॉर्मली रेट बढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस माइट मेक अ रिएक्शन फास्ट, लेकिन यहाँ पर उसने एब्सेंस कहा है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। कंसंट्रेशन के लिहाज से देखते हैं तो रेट और कंसंट्रेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसने लेस कहा है तो रेट कम होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है तो रेट ज्यादा होगा, तो आंसर विल बी लो एक्टिवेशन एनर्जी, अल्फा वुड बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। 107 है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2 इज 2 × 10⁻⁵ एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KSP की वैल्यू निकालनी है आपने, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप PbBr2 को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 3 आयन है, एक लेड का आयन है आपको जैसे पता है, और 2 ब्रोमाइड आयन होंगे हमारे पास, तो 3 आयन है। 3 आयन में जो KSP है वो इक्वल होता है किसके, 4s के क्यूब के। अब यहाँ पर याद रखिएगा 4 तो वैसे ही है, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, तो इसका अगर क्यूब लेते हैं तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 32 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻15। अब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को अगर आप कह सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, एक डिजिट मूव करवाएंगे तो प्लस में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 1, एक पॉइंट मूव करवाया है तो प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻14, आंसर डेल्टा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल इज -1368। आपको रिएक्शन दिया गया है जिसमें एथेनॉल की कंबशन करवा रहे हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, और उसने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक अगर ये रिएक्शन है इसके लिए वैल्यू है -1368, ठीक है, उसने 2 काम किए हैं। अब ये एक्सो है, एक्सो का रिवर्स क्या होगा, एंडो, तो मतलब पहली बात है जो वैल्यू आएगी उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ना अल्फा हो सकता है ना चार्ली हो सकता है। देखिए अब उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं उसने नंबर ऑफ मोल्स भी डबल कर दिए कि अगर 1 मोल ऑफ एथेनॉल था तो यहाँ 2 मोल यूज कर लिए, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लिए, तो यहाँ मोल भी डबल कर दिए, तो मोल डबल किए तो वैल्यू भी डबल हो जाएगी, तो जब वैल्यू डबल हो जाएगी तो 1368 का डबल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ पर उसने 2 काम किए थे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका हिंट ये होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, और साथ में 1 - n पर सेकंड, ये इसका हिंट है। n हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट के लिए 1 होगा, 1 - 1 0, इसकी पावर 0 आएगी, 0 का आंसर हमेशा 1 होता है, 1 इज अ नंबर नॉट अ यूनिट, तो बाकी बचा पर सेकंड, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी पर सेकंड यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है 110, डिटरमिन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको इनिशियल रेट डेटा दिया हुआ है हाइड्रोजन का और ICl का, ठीक है, और आपको कहा गया है कि 2ICl गिव्स द प्लस हाइड्रोजन गिव्स द आयोडीन और 2HCl, ठीक है, तो हमने रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन को डिटरमिन करना है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पहला कॉलम जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके बाद देखें ICl के लिहाज से उसने कंसंट्रेशन को क्या किया है, उसने इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, तो अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है 2 टाइम तो देखा गया कि रेट भी कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम बढ़ा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारे पास रेट बढ़ा है वो कितने टाइम बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इन दिस केस जो रेट हमारे पास बढ़ा दैट इंक्रीज अबाउट 2 टाइम्स, तो यानी बाय डबलिंग कंसंट्रेशन जो रेट है वो डबल हो गया, तो जितनी कंसंट्रेशन उतना रेट बढ़ाएं, तो उसके लिहाज से यानी ICl के लिहाज से ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, तो दैट इज एक्चुअली अ फर्स्ट ऑर्डर। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के केस में अगेन ये हमारे पास दोबारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब उसने देखे उसने ICl की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा है, उसने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन को भी डबल किया, तो जब कंसंट्रेशन को डबल किया रेट भी डबल हो गया, तो यानी जितनी कंसंट्रेशन बढ़ी उतना रेट बढ़ा, तो अगर जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाए उतना रेट बढ़े, तो ये भी कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हाइड्रोजन के लिहाज से भी कौन सा ऑर्डर है, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर। तो ICl के लिहाज से सेकंड ऑर्डर नहीं है तो अल्फा नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर हमारे पास ये होगा, दैट इज डेल्टा। यहाँ पर बीटा इसलिए है कि दोनों को कहा है सेकंड ऑर्डर नहीं है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। चार्ली में ICl को उसने मेंशन नहीं किया, तो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा, डेल्टा इसका सही जवाब होगा। अगला हम देखते हैं रेशियो ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन वन बेंजीन इज, बेंजीन के केस में हमारे पास आप कह सकते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो देयर इज 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और हमारे पास अबाउट 12 आप कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो पूछी हुई है, तो यहाँ पर देखिए दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो ये पाई की रेशियो है और ये हमारे पास किसकी रेशियो है, सिग्मा की, तो आंसर आ जाएगा 1:4, तो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल इन व्हिच द बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछा है। मीथेन में बॉन्ड एंगल पढ़ा है आपने 109.5 होता है, अमोनिया में पढ़ा आपने 104.5 होता है, BF3 में पढ़ा 120 होता है, और H2S में हमारे पास 92 डिग्रीज होता है, तो इन सबको अगर ऑब्जर्व करो तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो जो BF3 है उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और वो 120 है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हेन सल्फाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू सल्फेट आयन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सिमेटली बिकम्स इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो सल्फाइड आयन इज एक्चुअली अप्रॉक्सिमेटली वी कैन से लाइक दिस, इस केस में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। जब सल्फाइड आयन को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, सल्फेट आयन में, तो याद रखिएगा सल्फेट आयन के केस में यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3, तो sp2 से sp3 हुआ है, तो पहले अगर 120 था तो बाद में इसका तकरीबन कितना बॉन्ड एंगल हो जाएगा, sp3 में आपको पता है 109.5 होता है, तो आंसर इसका आ जाएगा अल्फा, अल्फा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज रेगुलर ट्राइगोनल प्लेडर शेप। याद रखिएगा रेगुलर ट्राइगोनल शेप तब पॉसिबल है जब हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 और टाइप हो उसमें ab3 विद नो लोन पेयर वी कैन से, ठीक है। अब pH3 की बात करते हैं तो इसकी टाइप है ab3e, यानी इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो ये तो नहीं हो सकता। PCl3 में भी सेम एज अबव, CH3 की केस में भी देखते हैं तो इसमें भी ab3e है, यानी ये सब जो है वो आप कह सकते हैं दे A, B और जो डेल्टा ऑप्शन है ये सारे बिलोंग करते हैं किससे, ab3e से, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो पैरामीटल होगी, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब आप बात करें CH3 पॉजिटिव से, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, ab3 का आंसर ab3 से बिलोंग कर रहा है, तो इसी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगी। 115 है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज डाउन द ग्रुप आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह होती है शेल्स का बढ़ना, और जब शेल बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा सही आंसर एटॉमिक साइज के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई, तो आंसर डेल्टा होगा। 116 है, एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इज। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं अगर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ले लें तो थर्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड की टर्न ज्यादा होती है किससे, फर्स्ट से। वजह यह है कि जब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हमारे पास बचा होता है कैटायन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकालना होता है कैटायन से, तो जो कैटायन है उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है,
जब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो आंसर चार्ली होगा। अगला 117 की तरफ चलते हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, पिक अप द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात याद रखिएगा कि हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसकी भला? अल्कली मेटल्स की। कि जो अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि इनमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बन जाते हैं। जब नोबल गैस है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन से, तो उसके लिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। तो यानी सेकंड हाईएस्ट है अल्कली मेटल्स की। तो इन सब में देखिए ये जो चार्ली कॉन्फिगरेशन है ये है सोडियम की, तो सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ली। 118 है, गिवन द डाटा फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम एक्स, द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज गिवन। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर की इक्वल होती है, वेयर स्मॉलेस्ट नंबर हम कह सकते हैं इन वी कैन से लार्जेस्ट डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आपने यहां पे दो काम करने हैं। पहले तो देखें सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है। आप देखें इनमें तकरीबन 300 का डिफरेंस आता है, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड में 500 का डिफरेंस आता है, और थर्ड और फोर्थ में तकरीबन आप कह लें 400 का डिफरेंस आता है। लेकिन जब आप फोर्थ और फिफ्थ को डिस्कस करते हैं तो तकरीबन डिफरेंस है 8000 तक का। तो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपने लार्जेस्ट डिफरेंस तलाश करना है ना, वो मुझे मिल गया किस में है? फोर्थ और फिफ्थ में। तो जब लार्जेस्ट डिफरेंस निकल गया, आप देखें इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो फोर्थ और फिफ्थ में स्मॉलेस्ट नंबर फोर्थ है। तो याद रखिएगा इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो क्या होगी? फोर्थ। तो बहुत ही सिंपल आप तरीका है कि आप पहले डिफरेंस निकालें, तो लार्जेस्ट डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका वो होगा वैलेंस, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, वही ग्रुप नंबर है, यानी ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, मैं अगेन बताता हूं सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें था? फोर्थ और फिफ्थ में। फोर्थ और फिफ्थ के बाद देखें इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो वो फोर्थ था, तो इसलिए आंसर बस 4। 119 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एब्नॉर्मल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, देन देयर इज फ्लोरीन एंड देन देयर इज आयोडीन। होनी चाहिए थी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, लेकिन ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्ट्रांग है तो एब्नॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है फ्लोरीन की, तो आंसर आ जाएगा अल्फा। अब हम देखते हैं अगला सवाल, व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? पाई बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, बात बिल्कुल ठीक है। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात गलत है। हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉर्मली प्रेफर करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाना, तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बीटा विल बी द राइट आंसर। अगला है टू एलिमेंट्स x and y have electronic configuration this x is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2। देखिए 4s2 है, 4s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? कैल्शियम की, तो x कैल्शियम है। अगर हम बात करते हैं y की तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लोरीन की। तो आपके पास एक कैल्शियम है और क्लोरीन है, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी एक कैल्शियम होना चाहिए और दो क्लोरीन एटम होने चाहिए। तो x y2 इसका जो है वो सही जवाब होगा कि एक x होगा और दो y होंगे। याद रखिएगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 122, अमोनिया डोनेटेड its lone pair its electron pair to proton to give ammonia mine। अमोनिया माइन हैज डैश परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड टू कोवलेंट बॉन्ड। अमोनिया माइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक उसमें होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और तीन इसमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आप कोवलेंट बॉन्ड की रेशो निकाल लें तो हमारे पास अगर मैं निकालूं परसेंटेज कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट की अगर रेशो निकालें तो तीन कोवलेंट है, टोटल 4 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 3/4 into 100 आएगा 75। तो 75% रेशो है कोवलेंट की और 25% रेशो है डेटिव की। तो यहाँ पर देखें उसने पहले कहा है परसेंटेज ऑफ डेटिव टू कोवलेंट, तो डेटिव में 25 है और कोवलेंट में 75 है, तो आंसर डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव ट्राइगोनल पैरामीटर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। इन सब में देखें ये सब बिलोंग करते हैं AB3E से, इन सब में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो इन सब की ज्योमेट्री होगी पैरामीटर। लेकिन SO3 की बात करो तो SO3 के केस में देयर इज नो वी कैन से लोन पेयर ऑन सल्फर एटम, तो लोन पेयर नहीं है सल्फर एटम पे। तो जब सल्फर एटम पे लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल पैरामीटर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, आंसर इस केस में आ जाएगा डेल्टा की, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामीटर नहीं है। 124 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द वीकेस्ट कोवलेंट बॉन्ड। वीकेस्ट कोवलेंट बॉन्ड उसमें होगा जिसमें लार्जेस्ट हैलोजन होगा, क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ने से बॉन्ड वीक हो गया। तो यहां पर देखें जो HI है इसके केस में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड वीकेस्ट हो गया। तो यहां पर आंसर हमारे पास डेल्टा है, HI वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। The assumption students, बच्चों हम फिजिक्स NMT कैट क्वार्टर नंबर 2 FLP नंबर 2 दैट कंप्राइजेस ऑन द यूनिट नंबर 5 4 एंड 5 पर कंसिस्ट कर रहा है, और उसके टेस्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने बच्चे गौर से इनके क्वेश्चंस को देखना है, और इसमें हम इसके शॉर्ट मेथड सीखेंगे और कीवर्ड्स के जरिए हम अपने राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके अंदर बच्चे ओरिजिनल क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, द टेंपरेचर ऑफ 5 मोल ऑफ अ गैस व्हिच वाज हेल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द कीवर्ड बच्चे, इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ 5 मोल्स वाज चेंज्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बच्चे उसकी यूनिट केल्विन में भी है तो आपने वरी नहीं करना, डेल्टा T जो है वो दोनों के लिए सेम होगा, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी और केल्विन के लिए भी। जब हम डिफरेंस लेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि उनकी रियल वैल्यूज में आप 273 ऐड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा बच्चे 120 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू 20। दिस इज द टेंपरेचर डिफरेंस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी 80 जूल। डेल्टा U विल बी इक्वल टू 80 जूल्स है बच्चे। द टोटल हीट कैपेसिटी, यहाँ पर दिस इज द कीवर्ड, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले में जो है वो पॉसिबल है कि बच्चा जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट को फाइंड करे, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे हाउ मच हीट इज प्रोवाइडेड, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T। क्योंकि मैंने बच्चे CV को लिखा क्योंकि उसने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यहाँ पर N से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी, लेकिन वो टोटल पूछ रहा है। हम चलते हैं सबसे पहले कि हाउ मच हीट इज गिवन, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें दे दिया है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। उसने कांस्टेंट वॉल्यूम का जिक्र किया बच्चे, इसका मतलब है कि वर्क 0 हो जाएगा और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हुई है एक्चुअली दैट इज द सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो डेल्टा U से कहा 80, इसका मतलब है कि मेरे पास बच्चे इसके बराबर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 80। ये पूरा फैक्टर जो है बच्चे ये है टोटल हीट कैपेसिटी। तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसको टोटल हीट कैपेसिटी जो है वो C के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 80 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 काटेगा 24, मेरे पास आंसर आ गया बच्चे 4 जूल
पर केल्विन। आपने केल्विन से परेशान नहीं होना क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस हमने डिग्री सेंटीग्रेड की सूरत में लिया है। अगर दोनों के टेंपरेचर में 270 ऐड करूं 273 ऐड करूं तो तब डिफरेंस लूं तो मेरे पास आंसर 20 ही आएगा। तो ये आगे टोटल हीट कैपेसिटी, अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमें ये CV निकालना होगा। CV उस सूरत में हमारे पास आ जाएगा बच्चे 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8 मेरे पास आंसर आ जाता अगर वो मोलर स्पेसिफिक हीट पूछता। ये आंसर भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा कीवर्ड जो है वो है टोटल हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब है हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, the molar specific heat of oxygen at constant pressure is equal to 7.03 calorie per mole degree centigrade and R is equal to 8.31 joule per mole डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप देखिएगा कि यूनिट में फर्क आ गया बच्चे, हमें आर की वैल्यू जो है वो जूल की सूरत में दी गई है, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कैलोरी की सूरत में दिया गया। तो यहाँ पर आपने आंसर की तरफ नजर दौड़ानी है कि आंसर आपको कैलोरी में दिया गया, इसका मतलब है कि इसको जाउल को मैं कैलोरी मीटर में कैलोरीज में कन्वर्ट करूंगा। हम ये बात जानते हैं, मैं यहाँ पर पहले कर देता हूँ कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर है बच्चे, और यहाँ से अगर मैं इस इन्वर्स लेता हूँ तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.23 कैलोरी आ जाएगा। ये आपकी कन्वर्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबल है कि वो जूल की सूरत में पूछे, तब आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर आप मुझे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 0.23 से मल्टीप्लाई करना होगा, in other words 4.2 पर डिवाइड करना होगा। द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इंफॉर्मेशन के बिना पर मेरे पास बच्चे टेंपरेचर डिफरेंस कितना आ गया, टेंपरेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 10 आ गया, विल बी अप्रॉक्सिमेटली। हमने क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय द 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास देखिए कि हम जानते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। मुझे CV बच्चे किसमें मालूम करना है, मुझे CV मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी में, लेकिन यहाँ पर R जो है वो जूल की सूरत में दिया गया है और Cp जो है वो कैलोरी की सूरत में दिया गया। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को यूटिलाइज करने के लिए, इस इक्वेशन को मुझे इस्तेमाल करने के लिए तमाम टर्म्स की डायमेंशन जो है, यूनिट्स जो है वो सेम होंगी। तो R की वैल्यू मुझे दी गई है 8.31 जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। लेकिन R की वैल्यू जो है वो जूल की सूरत में बच्चे कितनी है, 1.9 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फर्क आ जाएगा। अब मुझे R की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, कैलोरी वाली। तो मेरे पास आ जाएगा CV इज इक्वल टू Cp माइनस R के बराबर आ जाएगा। Cp बच्चे किसके बराबर है, Cp इज इक्वल टू 7.03 माइनस 1.9। तो ये मेरे पास अगर 2 होता अप्रॉक्सीमेटली तो मेरे पास आता बच्चे 4.9 मेरे पास आंसर आ रहा है, यानी कि अगर 2 होता तो ये 5.03। अगर आप इसको रफली बच्चे अप्रॉक्सीमेट कर लें 5.0 तो दैट विल बी द गुड अप्रॉक्सीमेशन। इसका मतलब है कि मेरे पास CV बच्चे किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, और हमने मालूम करनी है अमाउंट ऑफ हीट, और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T, राइट। कितने मोल्स हैं, 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज द टेंपरेचर डिफरेंस। 5 को बच्चे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 मेरे पास जवाब आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द 5 मोल ऑफ द ऑक्सीजन टू द टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ टू क्रिएट द टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। तो ये हमारे पास बच्चे आंसर आ जाता है। यहाँ पर आपने एप्रोक्सीमेशन ऑब्वियसली इस्तेमाल करनी है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बची है कि R की दोनों वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। ये हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने यूनिट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, हमें आंसर कैलोरी में देना था, इसलिए R को आपको कैलोरी में मेंशन करना होगा, पुट करना होगा, तब हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, in which of the processes internal energy of system remains constant। तो बच्चे इंटरनल एनर्जी किस में कांस्टेंट रहती है, आप ये बात जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक जो है वो टेंपरेचर के साथ है, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो प्रोसेस मैं ये आपके लिए मेंशन कर देता हूं, ये वो प्रोसेस है जिसमें बच्चे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट मींस डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। आइसोबैरिक दैट मींस प्रेशर जो है वो बच्चे कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल जिसमें बच्चे टेंपरेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस, देयर इज नो चेंज इन द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम, दैट इज द डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 128, the distance between two consecutive crests in a wave front produced in a string is 5 centimeter if two complete waves pass through any point per second। अब उसने कहा है बच्चे if two complete waves pass through any point per second, तो उसने फ्रीक्वेंसी हमें बता दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसने बता दिया 2 हर्ट्ज है। देन द वेलोसिटी बच्चे हमने मालूम करनी है, और वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट। आप जानते हैं कि वेव्स इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। दिस इज अगर मैं वेव की डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो ये हमारे पास वेव है, ये बच्चे दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, जिसमें द लेंथ ऑफ द वन वेव इज कंटेन्ड इज कॉल्ड द वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर होता है, और वो उसने कहा है कितना है जनाब, वो है 5 सेंटीमीटर। और नजर डालिए आंसर की तरफ, आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है नो नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा। f कितना है बच्चे 2 और लैम्डा कितना है 5, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरे पास बच्चे जवाब आ जाएगा दैट विल बी द वेलोसिटी। और इस तरह मेरे पास आंसर क्या आ गया, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 एंड्स। जाहिर बात है बच्चे स्टेशनरी वेव अगर स्ट्रिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट विल बी इन उस स्ट्रिंग में जिसमें दोनों एंड्स जो है वो फिक्स है, और इस तरह वेव जो है वो सुपर इंपोज करके स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन ऑसिलेटिंग इन इट्स फोर्थ मोड, जिसमें बच्चे फोर्थ मोड में ये वाइब्रेट कर रही है विद वेवलेंथ लैम्डा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी। फोर्थ मोड का मतलब है कि बच्चे n इज इक्वल टू 4, फोर्थ हार्मोनिक कह दें, फोर्थ मोड कह दें, दैट इज द सेम, n इज इक्वल टू 4, यानी कि वो 4 लूप बन रहे हैं। हम ये बात जानते हैं बच्चे कि लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर n के बराबर है। लैम्डा 1 बच्चे किसके बराबर होता है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच्चे 4 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ गया l विल बी इक्वल टू, ये 2 1 2 2 2 4, मेरे पास आ जाएगा बच्चे l इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 4, यानी कि n की जगह 4 लिख दिया, यानी कि फोर्थ मोड की जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोर्थ मोड वेवलेंथ, twice the half wavelength, twice the wavelength, that will be the alpha is the right answer. Next question,
the frequency of an open organ pipe is n. If one end is closed, then its fundamental frequency will be. अगर बच्चे वो frequency की fundamental frequency की बात कर रहे हैं तो लेकिन हम यहाँ पर ये जानते हैं कि fundamental frequency of the open end मैं O के साथ represent कर रहा हूँ और C का मतलब है closed end की. That will be equal to, अब ये बात जानते हैं बच्चे, that will be equal to V over lambda 1 will be equal to V over 2L के बराबर है. अब हम चलते हैं उसकी तरफ क्लोज एंड की तरफ. क्लोज एंड की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है V over lambda 1 will be equal to V over 4L के बराबर है. ये दोनों फार्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं. अब हम थोड़ा सा इन दोनों को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं. F नॉट यानी कि F दैट मींस ओपन एंड की विल बी इक्वल टू V over 2L. अगर बच्चे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरे पास ये कुछ ये फॉर्म बन जाएगी 2V over 4L. राइट बच्चे, ठीक हो गई बात. अब ये चीज जो है ये मैं जानता हूं ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो दैट विल बी इक्वल टू, इसका नाम बच्चे अगर n है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into F क्लोज्ड की आ जाएगी. तो इसका मतलब है कि क्लोज की फ्रीक्वेंसी किस बराबर आ जाएगी, n/2 के बराबर आ जाएगी. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन एंड. ये फार्मूला डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं. यकीनन ये जनरल फार्मूला हमारे पास बन जाता है. किसी भी उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो उससे हाफ होगी एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. Time taken by a particle to travel between a trough and crest in a transverse wave. Transverse wave आप जानते हैं बच्चे क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में, जैसे कि पहले भी हमने बनाया बच्चे. तो these are the crests, right? अब वो कह रहा है कि to travel between the trough and the crest, यानी कि ये मेरे पास ट्रफ आ गया और ये मेरे पास क्रेस्ट आ गया. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. एक इक्वेशन याद रख लें और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी. यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ द क्वेश्चंस. वो इक्वेशन क्या बच्चे, एक वेवलेंथ जो है वो इक्विवेलेंट है टाइम पीरियड के, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द फेज डिफरेंस जो है वो 2π के बराबर है. तो इसमें हम ये देखना है कि ट्रफ से क्रेस्ट तक वेव का प्रोपेगेट करने में वो पूछ रहा है कि इसका टाइम कितना लगा है. तो हमें पता है कि क्रेस्ट से ट्रफ तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है. दिस इज द λ/2. अब λ/2 इसके इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को आप दो पर तकसीम कर दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, λ/2 इज इक्विवेलेंट टू t/2 इज इक्वल टू π के बराबर आएगा. यानी कि ये वेव को क्रेस्ट से ट्रफ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2, और इन दोनों का फेस डिफरेंस कितना है, π के बराबर है. तो इस तरह आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बच्चे क्या होगा, बीटा विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The third harmonic in an open organ pipe is known as. Overtone और harmonic का रिलेशन बच्चे बड़ा सिंपल सा है. Nth harmonic is called n-1th overtone. एक इक्वेशन लिख देते हैं सिंपल सी. Nth harmonic is equal to n-1th overtone. OT के साथ मैं एब्रिविएशन के साथ लिख रहा हूं. मजीद देखते हैं बच्चे, पांचवां हार्मोनिक एक्चुअली चौथा ओवरटोन है. क्लियर बात. nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1th ओवरटोन. तो उसने कहा है थर्ड हार्मोनिक इन एन ऑर्गन पाइप, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज नोन एज सेकंड ओवरटोन कहलाएगा. दैट विल बी द राइट आंसर. इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं टू सेव द टाइम फॉर द हार्डर एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. तुम्हारा आंसर बचा है दैट इज द चार्ली इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 133. द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज 10 सेंटीमीटर. इट्स फ्रीक्वेंसी इज टेक वेलोसिटी ऑफ साउंड. यहां पर बच्चे गौर कीजिएगा, वेलोसिटी को उसने ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड में दिया है जबकि वेवलेंथ को नॉन ऐसे यूनिट इस्तेमाल की गई है. एक इक्वेशन को यूटिलाइज करने के लिए आपकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जो है वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए. हमारे पास फार्मूला बच्चे v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा. राइट, ऐसा यूनिट बच्चे इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास है 330 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ जो है वो उसने दी है 10 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.01 मीटर के बराबर है. तो 10 सेंटीमीटर बच्चे किसके बराबर आएगा, विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर के बराबर आ जाएगा. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.1 मीटर. मीटर से मीटर कर देगा आपके पास, उसकी यूनिट जो है वो भी टाइम इनवर्स आ जाएगी. तो इनटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 3300. ये हमारे पास सेकंड इनवर्स दैट मींस हर्ट्ज आ जाएगा. अगर बच्चे मैं इसको 1000 पर तकसीम करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3.3 किलो हर्ट्ज. मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो आंसर इज अल्फा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An engine is moving on a circular track with constant speed. ठीक हो गया जी. It is blowing a whistle of 500 hertz. ये 500 hertz का whistle जो है, जो इसका सायरन जो है, whistle जो है वो स्पीक कर रहा है और that frequency received by an observer standing stationary at the center of the track. इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं बच्चे. ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें वो इंजन जो है वो व्हीकल इंजन ले लें, ये मूव कर रहा है. इस पॉइंट पर इसकी डिफरेंट लोकेशंस पर इसकी मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चे मेंशन कर रहा हूं आपके लिए. तो यहाँ पर हमारे पास ये व्हीकल जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. जहाँ पर वो पर्सन वो लिसनर जो है वो स्टेशनरी है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब ये जो बच्चे मूव कर रहा है इसकी स्पीड कांस्टेंट है. यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द इंजन एंड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. स्टेशनरी लिसनर और इंजन के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, जिसकी बिना पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है उस जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा है वो उतनी होगी जितनी कि विसल की फ्रीक्वेंसी है. दैट इज द 500 हर्ट्ज. दैट मींस देयर इज नो चेंज ड्यू टू देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर एंड दैट विल बी इक्वल टू 500 हर्ट्ज के साथ ही वो फ्रीक्वेंसी की आवाज जो है वो सुन रहा होगा थ्रू आउट एंड दैट इज द बीटा इज द राइट आंसर. Next question. Question number 135. Ratio of pitch of sound of an approaching locomotive, that means source vehicle, to the receding locomotive when speed of the approach and recede is the same. यानी कि सोर्स की जो स्पीड है वो बच्चे सेम है दोनों सूरत में, अप्रोच करने की सूरत में और रिसीव करने की सूरत में भी. आप जानते हैं कि इसके डॉक्टर फैक्ट में आपने बच्चे एक टॉपिक किया था, लेकिन 4 केसेस किए थे. उन चारों केसेस में वो एक ही क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं. V is the speed of the sound plus minus u naught divided by v minus plus बच्चे आ जाएगा us into f. ये 4 केसेस बन जाते हैं बच्चे. और यहाँ पर हमारे पास सोर्स की स्पीड के लिहाज से बात कर रहे हैं. इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो केस आते हैं वो सोर्स ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स के साथ रिलेटेड है. अब मैं इसको f1 कह देता हूं. F1 जब जो सोर्स जो है वो अप्रोच कर रहा है उस सूरत में मेरे पास क्या बनेगा, v ओवर v माइनस us इंटू f. दूसरी सूरत में जब वो रिसीव कर रहा है तो f2 इज इक्वल टू v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस us इंटू f. पहले में डिनोमिनेटर बच्चे काम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि सोर्स जो है अप्रोच कर रहा है. लोकोमोटिव इज अप्रोचिंग. सेकंड केस में लोकोमोटिव व्हीकल सोर्स इज रिसीडिंग. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों सूरतों में उसकी us जो है वो सेम है. जिस स्पीड के साथ वो अप्रोच कर रहा था उसी स्पीड के साथ वो उसको रिसीव कर रहा है. ये बच्चे आप इसको न्यूमेरिकली बात समझने की कोशिश भी कर सकते हैं. देखें कि अगर इन दोनों इक्वेशंस में ये अप्रोचिंग है और ये रिसीडिंग है, v न्यूमेरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर कम वैल्यू है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है. तो जाहिर बात है कि आप देखें कि f1 डिवाइडेड बाई f2
विल बी इक्वल टू बच्चे v से v कट जाएगा। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आ जाएगा v प्लस यूएस डिवाइडेड बाई v माइनस यूएस, और f भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये भी न्यूमरेटर में आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में फर्क आ रहा है, एक में माइनस और एक में प्लस, माइनस वाली वैल्यू छोटी है तो ये आप जाकर डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा v प्लस यूएस। अब आप इसमें v को 300 कंसीडर कर लें और u को आप 100 कंसीडर कर लें। मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल टाइप में 1 और f2 विल बी इक्वल टू 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 100 दैट इज द 200। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 400 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 2। इसका मतलब है कि f1 डिवाइडेड बाई f2 अप्रोचिंग और रिसीडिंग का जब हम कंपेयर करेंगे, जब उसकी रेशियो लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, motion of sound source towards the listener results to produce apparent increase in the motion of sound source जो है towards the listener results to produce the apparent increase in the, जाहिर बात है कि बच्चे किस में इंक्रीज हो रही होती है, apparent increase in the frequency of the, that means frequency की डेफिनेशन क्या है, number of waves per second जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं। speed of the sound नहीं बचे, number of waves received per second ये इंक्रीज कर जाएंगे, wavelength भी नहीं बचे, both b and c, and that is the beta is the right answer, beta is the definition of the frequency। next question बच्चे, question number, in an organ pipe system that is closed at one end, if the length of pipe is 10 centimeter, then the wavelength of the next wave next to the second harmonic। ऑर्गन पाइप में बच्चे क्लोज एंड हमारे पास लेंथ ऑफ द पाइप कितनी है, लेंथ ऑफ द पाइप हमारे पास है बच्चे 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास ऑर्गन पाइप कौन सा है, ओपन है, दैट इज सॉरी क्लोज है एट वन एंड। इसका मतलब है कि इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव नेक्स्ट टू द सेकंड हार्मोनिक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। हमारे पास बच्चे लैम्डा एन जो है उसका जनरल फार्मूला क्या है, उसका जनरल फार्मूला है लैम्डा 1 ओवर एन। लैम्डा 1 बच्चे क्लोज ऑर्गन पाइप में किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 4l के बराबर होता है, इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई n। हमारे पास l कितना दे दिया गया, 10। इसका मतलब है कि 4 into 10। अब हमने ये मालूम करना है कि n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में n की वैल्यू जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है, वो और इंटीग्रल मल्टीपल है। हम ये बात जानते हैं कि n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर पूछ रहा है द वेव लेंथ ऑफ वेव नेक्स्ट टू सेकंड हार्मोनिक। इसका ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये हमारे पास नेक्स्ट टू सेकंड आ जाएगा, दैट मींस थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू, n की वैल्यू बचा जाएगी 5, 5 1 5, 5 2 8, तो मेरे पास लैम्डा 5 जो है विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ये हमारी लेंथ दी गई है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया, क्लोज्ड एंड का ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 4l के बराबर है डिवाइडेड बाय n। इस n को हमने फाइंड करना है, जिसके लिए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है नेक्स्ट टू सेकंड हार्मोनिक। हम जानते हैं कि यहाँ पर n और इंटीग्रल मल्टीपल है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो सेकंड हार्मोनिक हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब है कि वो थर्ड हार्मोनिक के बारे में पूछ रहा है, जिसमें n की वैल्यू जो 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 1 5 5 2 10, 4 times 2 is 8। इसका मतलब है कि थर्ड हार्मोनिक की वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टू टेक प्लेस फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विल बी। आप जानते हैं बच्चे इंटरफेरेंस में दो फिनोमेना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटीग्रल मल्टीपल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस बच्चे दो तरह से लिखा जा सकता है, n into पाई। यहाँ पर शर्त यह है कि n क्या हो, n 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और इंटीग्रल मल्टीपल, तब हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस बात को हम मोर जनरल भी कर सकते हैं। अगर फेज डिफरेंस को मैं ऐसे लिखूं 2n + 1 into पाई, गौर से देखिएगा बात को। अब हुआ क्या है, अब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो तमाम वैल्यूज आ गई है, ये जो उसने दिया हुआ है। जरा 1 को पुट करके देखते हैं, ये 2n हर नंबर को इवन कर देगा, इवन को इवन तो करेगा, ऑड को भी इवन कर देगा। मतलब 3 है ऑड, और 3 को बचे, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 जवाब आ जाएगा। ये 2n हर नंबर को इवन कर देगा और +1 उसको नेक्स्ट ऑड कर देगा। यहाँ पर हमें एक्चुअली ऑड नंबर ही रिक्वायर्ड था। ऑड नंबर अगर आ रहा है और पाई के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस जो है वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट विल बी द राइट आंसर। अगर ये दी होती n की वैल्यूज तो हमारे पास ये आंसर ठीक था, लेकिन अगर उसने n की तमाम वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव और नेगेटिव, उस सूरत में हमारे पास जनरल मोर जनरल फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बच्चे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबैटिक एक्सपैंड हुआ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है ऑफ 5 मोल्स ऑफ गैस, द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। जाहिर बात है कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है, क्योंकि प्रोसेस है, तो जाहिर बात है कि कूलिंग इफेक्ट होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। द वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबैटिक बाय 75 जूल। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम इक्वेशन बच्चे बेसिक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हम जानते हैं कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये इज इक्वल टू 0 है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट। तो यहाँ पर आ जाएगा -75 प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा W इज इक्वल टू 75 जूल जो है वो वर्क हुआ है, एंड दैट विल बी द डेल्टा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज वेरी क्लियर दैट द टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम टेंपरेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग द सेम टेंपरेचर। द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वालिटी ऑफ टेंपरेचर। ये वर्ड्स में बच्चे क्लियर है, थर्मल इज रिलेटेड टू द टेंपरेचर। इसका मतलब है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि दोनों बॉडीज का टेंपरेचर जो है वो सेम होगा, दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन एज। वर्क डन बच्चे यहाँ पर इस बात को समझें, और मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसमें गैस जो है वो एक सिलेंडर के अंदर जो है वो एनक्लोज है। जब आप बच्चे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो डेल्टा Q दैट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी गिवन। ये आप एक लाइन ड्रा कर लें, अगर हीट सिस्टम को गई है, इफ द हीट गिवन टू द सिस्टम, तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी लाइन के ऊपर भी आप एक एरो लगा दें, इसका मतलब है कि जब इसका पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, गैस एक्सपैंड होगी, तो हमारा वर्क जो है वो भी बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा। इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया है। दूसरी लाइन कलर के साथ मैं बच्चे आपको बताता हूं, उसको बाद आप ये एक लाइन ड्रा करें। यहां से अगर सिस्टम से हीट बाहर आ रही है तो दैट मींस Q जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर भी एरो लगा दें, इसका मतलब है कि अगर वो पिस्टन प्रेस हो रहा है तो दैट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो पिस्टन अगर प्रेस हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये वर्क जो है वो बच्चे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह आप इस बात को याद रख सकते हैं। अगर तो उसका पिस्टन अपवर्ड है, यानी कि वर्क सिस्टम कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा तो वो वर्क नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोन एटॉमिक गैस CV इज इक्वल टू 3/R। वैल्यू ऑफ CP हमने मालूम करनी है बच्चे। हम रिलेशन जानते हैं कि CP - CV इज इक्वल टू R के बराबर है। ये प्रोमिनेंट कर लेते हैं बच्चे।
तो हमने हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, तो हमने CV हमें दिया गया, तो CP हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। CP कैसे होगा? CP इज इक्वल टू R प्लस CV। CV की वैल्यू में दी गई है, R प्लस CV किसके बराबर है? 3/2R के बराबर है। 2 एलसीएम ले लें बच्चे, आ जाएगा 2R प्लस 3R, दैट विल बी इक्वल टू 5/2R। तो CP हमारे पास बच्चे आंसर क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 5/2R इज द CP फॉर दिस केस। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने सिस्टम को दी गई है, दैट विल बी अपीयर एज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर प्लस है तो वो इंक्रीज करेगी, अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करेगी। इन थर्मोडायनामिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करती है, हम जानते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये फॉर्म है, दैट इज द डेल्टा W। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में डेल्टा W नो वर्क इज डन, ये क्वेश्चन बाकी रह जाएगी। जब बच्चे वर्क अगर जीरो है तो वो कौन सी कंडीशन है, कौन सा प्रोसेस है? आप जानते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये किस सूरत में जीरो हो सकता है? जब ये डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो होगा, दैट मींस वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जिस प्रोसेस में बच्चे वॉल्यूम कांस्टेंट है, नो वर्क इज डन, तो उस सिस्टम उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा इज द राइट आंसर। Next question. Heat given to an ideal gas under isothermal conditions is used. Heat given to an ideal gas है बच्चे under isothermal. Isothermal का मतलब क्या होता है? That means the process is carried out at a constant temperature. Iso का मतलब same, right? And increasing the temperature नहीं. In doing the external work, in increasing the internal energy, in increasing the temperature and doing the external work. In doing the, अगर हमने heat given to the system, तो बच्चे अगर हम सिस्टम को heat दे रहे हैं तो ये यकीनन उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, टेम्परेचर इंक्रीज ना करे। इसका मतलब है कि जितनी हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है वो अपीयर होगी इन डूइंग द वर्क, इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, बच्चे चार प्रोसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इन आइसोबैरिक यहां पर याद रखिएगा कि जैसा मैंने अभी बच्चे बताई आपको कि आइसो का मतलब सेम, बैरिक का मतलब वेट, प्रेशर है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम। टेंपरेचर नहीं बच्चे, ये आइसोथर्मल है, वॉल्यूम दैट मींस आइसोकोरिक, प्रेशर सेम रहेगा, दैट मींस दिस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे, एंड दैट इज द चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat given to our system is 35 joules and work done by the system 15 joules. The change in the internal energy of the system will be. Heat given to the system, बच्चे यहाँ तक देखते हैं, heat given to the system delta Q is equal to delta U plus delta W. हमने हीट कितनी दी है बच्चे? हमने हीट जो है वो 35 जूल्स दी है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम बच्चे वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि डेल्टा U प्लस 15 इज इक्वल टू 35। तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है, डेल्टा U इज इक्वल टू 35 माइनस 15, दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body executes simple harmonic motion. एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। बिल्कुल ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से उसकी एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कहता है कि उसकी टोटल एनर्जी बच्चे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, नहीं, आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है? एट द एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम, ये भी बच्चे गलत है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये बात बिल्कुल ठीक है। या बॉडी मीन पोजीशन पर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बिकॉज उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और यही उसकी एंटायरली एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन व्हेन x इज इक्वल टू 0. Delta is the right answer. Delta is the right answer. Next question. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by, ये हमें बच्चे उसकी जनरल इक्वेशन दे दी गई है कि एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी इक्वेशन है y is equal to 5 sin of 20 pi into t। अगर बच्चे इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो y is equal to y naught into sin of omega into t। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा और आपको और भी वैल्यूज मिल सकती हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो फौरन आप आंसर की तरफ देखें, आंसर उसने हर्ट्ज में दिया है, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द लीनियर फ्रीक्वेंसी। जब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो वो बकायदा आपको बताएगा। एनीवे, तो इनको बच्चे कंपेयर कर लें तो यहां पर आप देखते हैं कि ओमेगा into t is equal to 20 पाई इंटू टी, टी से बचे टी कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, एफ इज इक्वल टू 20 पाई। अगेन पाई से बचे पाई कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20/2, दैट इज द इक्वल टू 10 हर्ट्ज, मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f is the force at distance x from the mean position, तो बच्चे याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, तो जाहिर बात है कि वहां पर कोई ना कोई रेस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ द मोशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर हार्मोनिक मोशन के लिए रेस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। रेस्टोरिंग फोर्स दैट मींस कि उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, जिसके बिना पर हम कहते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ये हमारे पास उक्सला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन कौन सी होगी? जैसे कि आप जानते हैं अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ बॉडी अटैच है तो आ जाएगा -k * x। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन अदर वर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको मैंने डिटेल के साथ आपके सामने स्प्रिंग कांस्टेंट की सूरत में इसको यहां पर ये मेंशन कर दिया है। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द प्रोफाइल ऑफ पीरियोडिक वेव्स जनरेटेड बाय सोर्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बच्चे उसकी जो प्रोफाइल जो है उसकी जो वेव फॉर्म जो बनती है वो किस तरह की वेव फॉर्म बनती है, ये बात आप जानते हैं। जनरली वी टेक द साइन वेव, जैसे कि इक्वेशन को आपने ग्राफ के ऊपर भी बच्चे मेंशन किया था, x इज इक्वल टू x नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा इनटू t। इसका मतलब है कि x की वेरिएशन जो है वो बच्चे टाइम के साथ जो हो रही है तो वहां पर हम इसको ग्राफ के ऊपर डाल सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन वेव। जो टाइम इंक्रीज करता है ऑब्वियसली फेज एंगल इंक्रीज करेगा और यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो इस तरह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन वेव, दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं बच्चे, स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इक्वल टू टी ओवर एम के बराबर है। मैं समटाइम्स इसके ऊपर एक पॉइंट डाल देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये बच्चे सिंपल मैथ नहीं है, दिस इज द मैथ पर यूनिट लेंथ, दिस इज द मैथ ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ और अंडर रूट के साथ है। अब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं आप, तो हमारे पास f इज इक्वल टू v ओवर 2l का फार्मूला आता है बच्चे। v की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, t ओवर m प्राइम का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2l। इस फार्मूले से आपके साथ वो डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकता है कि टेंशन इंक्रीज करें, टेंशन को डिक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये फार्मूला इस इक्वेशन के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें वो क्लियरली बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स ऑफ द लेंथ के है प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द लेंथ, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नॉट्स, आप ये बात जानते हैं कि नॉट्स और एंटी नॉट किसमें बनते हैं, स्टेशनरी वेव्स में बनते हैं, इज 0.5। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड इज, पहले थोड़ा सा डायग्राम से डाल दें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये मेरे पास, तो इसका डिफरेंट दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए समझने में। ये बच्चे मेरे पास बन गए, दिस इज द नॉट, दिस इज द एंटी नॉट, दिस इज द एंटी नॉट, इसको 1 2 का नाम दे दें, 1 2 3, और वो एंटी नॉट। अब आप ये बात जानते हैं बच्चे कि नॉट और एंटी नॉट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। दो कंसेक्टिव A1 और A2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नॉट्स। वो कहता है कि ये जनाब लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन हाफ द टाइम पीरियड। तो मैं आपको एक इक्वेशन मैंने बताई थी, वो यहाँ पर भी यूटिलाइज होगी। जैसा मैंने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू फेज इज इक्वल टू, इक्वल नहीं आएगा बच्चे, इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस के बराबर है। अब आप ये बात जान चुके हैं कि दो एंटी नॉट के दरमियान पास डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 है, तो दोनों को आप 2 पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ जो है वो t/2 पीरियड में कवर होगी। एक एंटी नॉट से दूसरे एंटी नॉट तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन हाफ द पीरियड, इन द हाफ द पीरियड, हाफ के पीरियड में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है बच्चे, उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ा है जितना कि लैम्डा बाई 2 दैट इज 0.5 मीटर के बराबर है। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट टू कंसेक्टिव नोड्स। अभी बच्चे हमने किया कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लैम्डा इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई, और मैं बच्चे उस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स की जो डायग्राम बन रही है इस तरह की। अब आप ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास क्या कह रहा है, दो कंसेक्टिव नोड, दिस इज अ नोड, इसको आप n का नाम दे दें, n1 का नाम दे दें, इसको आप n2 का नाम दे दें। कहता है कि इनका पाथ डिफरेंस कितना है, जरा देखिए उसी क्वेश्चन को मैं इस्तेमाल करूंगा। दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान बच्चे वेवलेंथ डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, कितना है, लैम्डा बाई 2। अगर वो टाइम पीरियड पूछ रहा है तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर दें, तो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस जो है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। इसको 2 पर तकसीम कर दें, इसको भी 2 पर, पूरी इक्वेशन को 2 पर तकसीम कर दें, ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पाई फेज डिफरेंस के बराबर आएगा। दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो बच्चे पाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो नोड्स के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर है, एंड दैट इज द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो बच्चे याद रखना आपने, दो केसेस जो है वो सिमिलर है। कौन कौन से, स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप की सूरत में। आप ये बात जानते हैं कि Fn इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज द सेम विल बी इक्वल टू द Fn इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग की सूरत में इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F0। n क्या है बच्चे, दैट इज द 1 2 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो हार्मोनिक जो जनरेट होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगे। तो इसका जो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0, नेक्स्ट जो है बच्चे वो 2F0, थर्ड जो है वो 3F0। ये बच्चे आपस में कटेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2:3 एंड सो ऑन। दिस इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स इज नॉट करेक्ट, राइट, वेयर f is the frequency of the string of the wave in the string, that is, आप जानते हैं ये बात। हमने बच्चे अभी एक फार्मूला किया था, आपको याद होगा कि f is equal to t over m डैश, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, is m dash is the mass per unit length divided by 2l। ये इक्वेशन के अंदर तीन लॉज जो है बच्चे वो मौजूद हैं। पहला लॉ जो है f is directly proportional to t under root, बिल्कुल ठीक है। f is inversely proportional to 1 over m under root, ये इक्वेशन भी हमें बता रही है। ये इक्वेशन हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, जबकि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। f is inversely proportional to the length, इसका मतलब है कि f is directly proportional to the l। जो चार्ली है that is the incorrect out of the laws of the string, Charlie is the right answer। क्वेश्चन नंबर 156, in strings the position of antinodes are obtained by। इसमें डायग्राम बच्चे के जरिए हम इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। हम पहले स्टैंडिंग वेव्स को, स्टेशनरी वेव्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि एंटीनोड्स नॉट एंटीनोड्स आप जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये बच्चे आ गया मेरे पास। अब मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। देखिए कहता है कि पोजीशन ऑफ द एंटीनोड, पहला एंटीनोड बच्चे ये आ गया मेरे पास, इसको मैं A1 का नाम दे देता हूं। दूसरा एंटीनोड ये आ गया बच्चे, थर्ड एंटीनोड। इसको सीखते हैं कि आप जानते हैं कि फर्स्ट नोड और एंटीनोड के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान लैम्डा बाई 4। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि आपने सेकंड एंटीनोड पर जाना है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बचे लैम्डा बाई 2 है। तो आपने A2 तक जाने के लिए दोनों को ऐड करें, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चे 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा। ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट पोजीशन आपको यहाँ पर मिलनी है, यहाँ पर जाकर फिर A2 और A3 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। आप इसके अंदर मजीद लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट आंसर जो मिलेगा वो 5/4 लैम्डा मिलेगा। उससे नेक्स्ट आपको 7/4 मिलेगा। इस तरह आप चलते चले जाएंगे तो हमारा राइट आंसर जो है दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of wave is produced in a resonance tube? Resonance tube में बच्चे कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जिसके हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन किस टाइप की, यहाँ पर फौरन आपने आंसर नहीं देना, आपने 4 ऑप्शन देखनी है। ट्रांसवर्स बच्चे नहीं होती, ट्रांसवर्स नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन अ रेजोनेंस, जिससे वो रेजोनेंस जो है वो जनरेट होता है, तो दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ रेजोनेंस ट्यूब।
That will be the right answer. Next question बच्चे, question number 158. When water waves pores, that means move from deep water into shallow water. That means कि बच्चे के water waves जो है वो deep गहराई से अपने shallow bench की तरफ यानी कि किनारों की तरफ जो है वो move कर रही हैं. Water, how do the frequency, wavelength and speed change? यानी कि 3 पैरामीटर उसके बारे में हमें बताना है. Water waves जो है बच्चे वो बहुत complex water waves होती हैं. इनकी काफी extensive स्टडी है, लेकिन आपके कोर्स की हद तक इसको चंद क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. और याद रखिएगा कि speed of the water waves जो है, ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं, is equal to g into d का अंडर रूट के बराबर होता है. g is the acceleration due to gravity. जितनी बच्चे डेप्थ ज्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी. जितनी डेप्थ कम होती चली जाएगी स्पीड भी कम होती चली जाएगी. इस फॉर्मूले से आप इतना याद रख लें, बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए. नंबर 2, जनरली फ्रीक्वेंसी जो है बच्चे तब्दील नहीं होती बाय चेंजिंग द मीडियम. तो इसका मतलब है कि आपके लिए इस 4 ऑप्शंस में से ये 2 ऑप्शन बाकी रह जाएंगे कि नो चेंज. ये इंक्रीज भी गलत है और डिक्रीज भी गलत है. पहले कॉलम से आपने अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. नेक्स्ट आप जानते हैं कि बच्चे स्पीड डेप्थ कम हो रही है क्योंकि डीप से शैलो वाटर की तरफ वाटर वेव मूव कर रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी. हम ये बात जानते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ का क्या तल्लुक है. v is equal to f into lambda. f बच्चे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिक्रीज एंड स्पीड डिक्रीज, बीटा विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case increase in wavelength causes an apparent decrease in the frequency of sound waves for the listener. बच्चे याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट में 4 केसेस आपने स्टडी किए. 2 केसेस जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो मूव करता है. ऑब्जर्वर जब बच्चे अप्रोच करेगा या रिसीव करेगा तो देयर विल बी द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. दूसरे केस में जिसमें सोर्स बच्चे मूव करता है उसमें वेवलेंथ शिफ्ट के बिना पर फ्रीक्वेंसी तब्दील होती है. वंस अगेन जिसमें बच्चे सोर्स मूव करेगा उसमें वेवलेंथ शिफ्ट के बिना पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब है कि कह रहा है कि अपीयरेंट डिक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज इन वेवलेंथ कॉजेज एन अपीयरेंट डिक्रीज. वेवलेंथ जब बच्चे इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी. ये कौन सा केस है? व्हेन अ सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द लिसनर. व्हेन द सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, उस सूरत में उसकी वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी. व्हेन साउंड सोर्स, नहीं बच्चे लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स, नहीं. व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे, नहीं बच्चे सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, नहीं. व्हेन साउंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी, क्योंकि सोर्स की मूवमेंट की बिना पर वेवलेंथ शिफ्ट होगी. जब ये रिसीव करेगा, दूर जाएगा, मूव अवे करेगा, उस वक्त उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी जिसकी बिना पर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी. एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 waves pass through the medium in 1 second. इसका मतलब है कि पहली लाइन पर बच्चे उसने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में दे दी है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज हमें मिल गई है. 10 वेव्स हैं वो 1 सेकंड में एक पॉइंट से पास कर रही हैं विद स्पीड. किस स्पीड के साथ? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के साथ. द वेवलेंथ ऑफ द वेव तो बड़ी आसानी से मालूम करेंगे. v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f. तो v बच्चे कितना है? 10 मीटर पर सेकंड. तो 10. मेक श्योर कि आपकी तमाम पैरामीटर्स जो हैं, तमाम क्वांटिटीज जो हैं वो ऐसे यूनिट में है, तब आपका आंसर बच्चे करेक्ट आएगा क्योंकि ये लकीली तमाम जो है वो ऐसे यूनिट में है. तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. अल्फा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, a set of frequencies which are multiple of the fundamental frequency are called. जिसमें बच्चे आपको set of frequencies आप जानते हैं कि for example fn is equal to n into f1. तो ये तो हमारे लिए आ गया. अगर n 1 2 3 4 5 so on हो तो उस सूरत में ये कौन सा है? ये ओपन पाइप या स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग की सूरत में. अगर मेरे पास बच्चे ये क्लोज पाइप हो तो सूरत में मेरे पास यही फॉर्मूला आता है, लेकिन उसमें n 1 3 5 वो उसमें जनरल बात कर रहा है. कहता है कि set of frequencies यानी कि f1 2 f1 3 f1 या f1 3 f1 5 f1, ये जो सेट जो है ये क्या कहलाते हैं? ये बच्चे हार्मोनिक्स कहलाते हैं. और जनरली आप जानते हैं जब हम कंपेयर करते हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक देन द क्लोज ऑर्गन पाइप. तो वो बात नेक्स्ट आ जाती है. लेकिन ये जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारा क्या कहलाता है? हार्मोनिक कहलाता है. दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, stationary waves consist of crest and troughs, compressions and elongations, nodes और anti-nodes. ये बच्चे बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्टेशनरी वेव्स में नॉड और एंटी नोड बनते हैं. आप जानते हैं कि नॉड वो पॉइंट्स हैं जो कि कांस्टेंटली स्टेशनरी रहते हैं और एंटी नोड वो पॉइंट हैं जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब है कि स्टेशनरी वेव्स में बच्चे नॉड्स और एंटी नोड्स बनते हैं. चार्ली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when two identical waves traveling are superimposed, जब बच्चे उसने आइडेंटिकल का वर्ड किया, दैट मींस इज एम्फसाइज कर रहा है उसके तमाम पैरामीटर्स जो है वो आइडेंटिकल है. वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो याद रखिएगा कि सुपरपोजिशन की सूरत में हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसकी वेलोसिटी भी उतनी होती है जितनी कि इंडिविजुअल वेव की होती है. एंड दैट विल बी द रिमेन सेम. चार्ली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेव्स यूज्ड इन सोनार. सोनार में बच्चे कौन सी टाइप्स ऑफ द वेव्स है वो यूज की जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बच्चे, मैटर वेव्स नहीं, वाटर वेव्स नहीं. साउंड वेव्स आर यूटिलाइज्ड टू इन द सोनार, जो कि अंडर द सी जो है वो साउंड वेव्स जो कि अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, एनर्जेटिक होती हैं, दे आर यूज्ड इन द सोनार टू कम्युनिकेट अंडर द डेप्थ ऑफ द सी. So that is the sound waves are used. Delta is the right answer. For same mass of length, if tension of a vibrating string is increased by 4 times, then the speed of the wave increases. तो बच्चे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि speed is equal to t over m. ये m जो है बच्चे क्या है? mass per unit length है. वो कहता है कि speed कितनी इंक्रीज कर जाएगी? अगर मैं t डैश जो है वो 4 times of t कर दूं तो v डैश मैं मालूम करूंगा is equal to 4t over m का अंडर रूट. तो 4 बच्चे जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बनकर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है और 2 का 4 is equal to 2 का स्क्वायर के बराबर है. तो ये आ जाएगा 2t over m का अंडर रूट. तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 2 times of velocity. अगर टेंशन 4 times हो जाती है तो वेलोसिटी स्पीड जो है वो 2 times हो जाएगी. तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतनी आपको बच्चे प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप बड़ी आसानी से डायरेक्टली इसको आंसर कर देंगे. अल्फा इज द राइट आंसर. In the stretch string, if speed of the wave is double, the tension will be. अब बच्चे इसी क्वेश्चन को इसी मैथमेटिकल जो रिलेशन है उसको हम इस तरह यूटिलाइज करेंगे. v is equal to t over m का अंडर रूट. अब वो पूछ रहा है कि आपने स्पीड ऑफ द वेव डबल कर दिया है. स्पीड ऑफ द वेव डबल किया तो मुझे टेंशन को मालूम करना है. तो आप क्या करें? t over m, यानी कि दोनों तरफ स्केयर ले रहे तो मेरे पास आ जाएगा v का स्केयर. तो टेंशन को मैंने मालूम करना है, जब मैंने स्पीड को डबल करना है तो t is equal to m into स्पीड को डबल किया है तो ये आ जाएगा 2v का स्केयर. तो ये बच्चे आ जाएगा 4m into v का स्केयर. तो ये दैट विल बी इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टेंशन. इसका मतलब है कि वही क्वेश्चन जो कि अभी हमने किया उसको इस अंदाज में भी पूछा जा सकता है कि स्पीड को डबल करेंगे तो इसका मतलब है कि टेंशन जो है बच्चे वो 4 टाइम्स हो जाएगी. बीटा इज द राइट आंसर. Next question, which one of the following process has greatest slope in PV diagram? Take V along x-axis and P along y-axis. ये अगर बच्चे नाम बताते तो जनरली हम इस तरह इसको ले रहे होते हैं. This is the PV diagram, P and this is the V. कहता है कि isothermal process. यहाँ पर बच्चे एक पॉइंट ले लें जहाँ पर आपका कोई इनिशियल पोजीशन है. आइसोथर्मल प्रोसेस आप जानते हैं कि उसकी कर्व ये बनती है. इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? आइसोथर्म. और आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि उसकी मोर स्टीप हो जाता है इस तरह. ये कहलाता है बच्चे आइडियाबैट.
इसको हम adiabat कर्व कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर तो बच्चे इसका ये लाइन बनेगी जिसका स्लोप 0 के बराबर होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऑल हैव द सेम स्लोप। नहीं बच्चे गौर से देखें कि इसकी स्लोप जो है वो इसकी स्लोप बच्चे ये बनेगी और इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा बनेगी। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी और ये एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैट कर्व जो है वो मोर स्टीप होती है देन द आइसोथर्म कर्व। तो जिसकी बिना पर हम कहेंगे कि एडियाबैट का स्लोप जो है वो आइसोथर्म के मुकाबले में लार्जर है एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the PV diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is shown in the figure. The work done by the system in doing from work done by the system. A से बच्चे B तक गए हैं तो ये कितना जूल वर्क हुआ है 30 जूल एंड 40 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी कि 40 जूल जो है वो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की गई है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन A एंड C, A से C तक जाने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है? तो इट इज वेरी क्लियर बच्चे कि हमारे 30 जूल जो है दैट इज द डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हमने बच्चे ये डेल्टा Q जो है वो कितना है 40 जूल और डेल्टा U ये हमने मालूम करना है 30 जूल जो है वो सिस्टम ने वर्क किया है तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 40 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 10 जूल इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। Next question, when the piston of a bicycle pump with a blocked outlet is pushed rapidly, this is the keyword है। जब आप किसी सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम से अगर आप उसका वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं तो देयर इज नो एनफ टाइम टू ट्रांसफर द हीट। इसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द एयर इनसाइड द पंप। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, मीन ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, टेंपरेचर इंक्रीजेस, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि बच्चे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने उसका वॉल्यूम जो है वो आपने पिस्टन जो है वो रिमूव किया है तो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद। एडियाबैटिक क्या है बच्चे, कौन सी है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट मींस कि उसका टेंपरेचर और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होंगे। द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेंपरेचर। इंक्रीज इन प्रेशर नहीं बच्चे, इंक्रीज इन प्रेशर नहीं, डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि बच्चे कि जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है तो दैट मींस उसका प्रेशर और उसका टेंपरेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहलाएगा। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which process the PV indicator diagram is a straight line parallel to volume axis। बच्चे हम PV डायग्राम अमूमन आप जानते हैं, पहले भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द PV एंड दिस इज द V। वो कह रहा है इन विच प्रोसेस PV इंडिकेटर डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। इसका बच्चे ये शो कर रहा है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है एंड द वॉल्यूम इज चेंजिंग। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो बच्चे कौन सा प्रोसेस है? जाहिर बात है कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें उसकी PV डायग्राम जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट इज द पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वंस अगेन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बच्चे जब हुई है तो इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है उसको दी गई है। हीट इज अलाउड टू एंटर द सिस्टम, नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है कि हीट इज अलाउड टू द सिस्टम ताकि वो जो वर्क डन हुआ है, एक्सपेंशन जो हुई है उसको कंपनसेट किसने करना है? उसने हीट ने कंपनसेट करना है ताकि उस सिस्टम का टेंपरेचर जो है वो मेंटेन रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का टेंपरेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बात भी ठीक है। वर्क डन इज पॉजिटिव क्योंकि गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, वर्क डन इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वर्क इज डन इन। तो सारी बात है कि बच्चे आप जानते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। दो कौन से प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम किस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क इज डन एंड दैट मींस डेल्टा इज द राइट आंसर। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 174, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कैन मेंटेन स्टेशनरी वेव्स ऑफ लैम्डा n गिवन बाय। बच्चे जनरल फार्मूला पहले आप जानते हैं कि लैम्डा n इज इक्वल टू फंडामेंटल वेवलेंथ ओवर n। हम ये बात जानते हैं कि फंडामेंटल वेवलेंथ जो है इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास बच्चे जनरल फार्मूला बन जाएगा 2L ओवर n। किसी भी मोड की वेवलेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मोड की 2L, सेकंड मोड की L, थर्ड मोड की 2/3L हो जाएगी। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा दैट मींस बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेशनरी वेव द पार्टिकल वेलोसिटी एट द नोडल पॉइंट। आप जानते हैं मैंने आपको बच्चे बताया था कि नोडल पॉइंट पर जहां पर नोड बन रहे हैं वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। दे पॉइंट आर कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बच्चे बताता हूं कि ये हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव्स की ये फॉर्म ये मेरे पास आ गया बच्चे। ये हमारे पास नोड N1 कह दें, इसको आप N2 कह दें, इसको आप N3 कह दें। दीज आर द नोडल पॉइंट्स। यूं समझे जैसे कोई गिरा बन गई है। द पार्टिकल्स रिमेन्स स्टेशनरी, दे हैव द नो वाइब्रेशन, देयर वेलोसिटी इज 0 एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। एंटी नोड के पॉइंट्स में बच्चे दे आर वाइब्रेटिंग विद देयर मैक्सिमम वेलोसिटी और उनका एम्पलीट्यूड भी बच्चे मैक्सिमम होता है इन एंटी नोड पॉइंट्स का। इनकी एनर्जी भी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a string of mass m per unit length, मैंने बताया था बच्चे वो जो डिनोमिनेटर में m आता है वो सिंपल मैथ नहीं है, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ है, इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स t, इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। हम जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला बच्चे t ओवर m का अंडर रूट और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर 2L के बराबर है। और ये मेरे पास 2L उस केस में जिसमें फंडामेंटल है। जनरल फार्मूला अभी हमने वेवलेंथ का किया था तो ये मेरे पास आ जाएगा Fn, ये मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स, जैसा कि लैम्डा n इज इक्वल टू 2L ओवर n। तो 2L बच्चे नीचे आ जाएगा और n न्यूमरेटर में चला जाएगा तो मेरे पास जनरल फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा n इनटू t ओवर m का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2L। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ साउंड वेव्स एमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f, if v is the speed of the sound waves that then what will be the wavelength of the wave। तो बच्चे हमने ये कौन सा केस कौन सा? सोर्स ऑफ साउंड वेव्स एमिट्स वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f, if v is the speed of the sound waves then what will be the wavelength of the wave। तो इट इज क्वाइट सिंपल बच्चे, हम जानते हैं कि उसकी वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ पूछ रहा है इज इक्वल टू v ओवर f। तो ये सिंपल केस है, इसमें कोई उसमें यानी कि रिलेटिव मोशन का कोई जिक्र नहीं है। तो दैट मींस वेवलेंथ विल बी इक्वल टू स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 315 calorie of heat is given to the system and the system does 20 calorie of work, find the change in internal energy। तो quite simple बच्चे, delta Q is equal to delta U plus delta W। delta अमाउंट कितनी बच्चे? 315 calories
टू द सिस्टम एंड द सिस्टम ने बच्चे काम किया है, तो सिस्टम जो वर्क करेगा वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। हमने डेल्टा यू मालूम करना है प्लस 20, तो बड़ी आसानी से आप डेल्टा यू मालूम करेंगे 350 माइनस 20 इज इक्वल टू 295 कैलोरीज, आपके पास आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर कर्व्स ए बी एंड सी डी represents the relation between the pressure P and volume V of an ideal gas। ठीक हो गया बच्चे। One of the curve represents on the isothermal expansion and the other represents the adiabatic expansion। Which curve represents an adiabatic expansion? आप देखते हैं कितनी लॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इज क्वाइट सिंपल। ये हमने पहले भी डायग्राम बनाई है, किताब में टॉपिक में मौजूद है कि ये जो कर्व होती है आइसोथर्म कर्व जो है वो लेस स्टीप होती है और adiabatic कर्व जो है वो मोर स्टीप होती है, जिसका स्लोप भी ज्यादा होता है। अभी हमने स्लोप के हवाले से भी क्वेश्चन किया था, तो दैट मींस CD इज द adiabatic कर्व, इसको हम adiabat भी कहते हैं, adiabatic कर्व या adiabat भी कहते हैं। तो CD के बारे में पूछा, इसका मतलब है कर्व CD इज द adiabatic, दैट इज द बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, internal energy of a system is defined as, internal energy की definition बच्चे क्या है, the sum of the kinetic energy and potential energy of all the particles of the system, that is called the internal energy। sum of the kinetic energy of the molecules नहीं बच्चे, ये जनरल नहीं होगी, ये आप कह सकते हैं कि आइडियल गैस की सूरत में, क्योंकि आइडियल गैस की सूरत में उनकी फोर्स, they don't exert the force, they don't have the potential energy, तो लेकिन वो जनरल बात कर रहा है। तो sum of the kinetic energy and potential energy of all the molecules of the system, particles हम कहते हैं molecules कहते हैं, एक ही बात है। the sum of the potential energy wrong बच्चे हो जाएगा, ये भी wrong हो जाएगा, that means the beta is the right answer। that's it, thank you very much। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया डिस्कशन लेके आया हूं, वो है आपका क्वार्टर 2। हियर वी गो फॉर, तो क्वार्टर 2 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लेट्स स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन 1 पेश किया, देयर इज अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। आप ये देखें कि कंसेंसस तो होता ही ओपिनियन का है, ठीक है जी, तो हमें फिर इसकी जरूरत नहीं है। रिडंडेंट सेंटेंस, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है जी, एक्चुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल फैक्ट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। देयर इज अ कंसेंसस of opinion among teachers that children should have a broad understanding of the word। underlying options, जो option है, a consensus of opinion among teachers children should have, बिल्कुल ठीक है, a broad understanding, तो इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। a consensus of opinion, इसमें आपने of opinion को रिमूव करना है। here we go। सेकंड, such goods, अच्छा गुड जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, प्लूरल बन जाता है, तो ये समान चीजें, अशिया। such goods are made for export and are seldom or ever, ये पेयर होता है seldom के साथ, ever नहीं आता, seldom के साथ never आता है, never say never, and are seldom or never used in this history। such goods and seldom ever, you got the point, ever में मिस्टेक है, ये होना चाहिए never। थर्ड, I saw the nest that the robins built both on the porch as well as, कॉम्बिनेशन मिस्टेक में आपने पढ़ा था both के साथ as well as का पेयर नहीं होता, both के साथ and का पेयर आता है। in the tree, saw that as well as in the tree, here we go, as well as की जगह पे क्या आना चाहिए, and। 4, farmers should not sell their maize to briefcase buyers who aim at nothing less but just exploiting them। अच्छा जी, ये लेस जो है, ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, लिटिल, लेस और लीस्ट। जब भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है तो यू आर सपोज्ड टू अप्लाई देन। लेट्स स्टडी इट्स ऑप्शन फर्स्ट, शुड नॉट सेल टू ब्रीफकेस बायर्स एम एट बट जस्ट एक्सप्लॉइटिंग, ठीक है जी, तो लेस बट का पेयर नहीं होता, लेस देन जस्ट, here we go for, बट जस्ट एक्सप्लॉइटिंग के बाद क्या आना चाहिए, देन जस्ट एक्सप्लॉइटिंग, तो ये बट की मिस्टेक हुई, यू गॉट द पॉइंट, here we go। 5, नो सूनर, जब भी नो नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इन्वर्जन लेता है, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, सेंटेंस का ऑर्डर उलट जाता है, एंड पे फुल स्टॉप आता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इसका मकसद क्या होता है, एम्फसाइज करना। नो सूनर डिड शी ओपन इट। अब दूसरी बात, नो सूनर के बाद जो क्लॉज आती है उसके साथ अगली जो क्लॉज शुरू करते हैं वो आप देन से शुरू करते हैं, यू गॉट द पॉइंट, तो ये पेयर बनेगा। हर आईज सडनली बिकेम ब्राइट विद अनशेड टीयर्स, नो सूनर व्हेन ब्राइट अनशेड टीयर्स, तो व्हेन की जगह पे क्या आना चाहिए, देन, यू गॉट द पॉइंट। चलें जी आगे चलते हैं। 6, द विंड ब्लू एज इफ बच्चों जब भी आ जाए, ठीक है जी, तो ये इमेजिनरी भी कहते हैं, अनरियल भी कहते हैं और हाइपोथेटिकल भी कहते हैं, ठीक है जी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है वो आपने सोची होती है, वो ऐसा होता नहीं है। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चली, एज इफ, जैसा के डैश देयर आइडेंटिटीज, ठीक है जी, तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। एज इफ टू फ्लेक अवे, हवा ऐसे चली जैसे उनकी शनाख्त खत्म कर दे। अब जैसे मैं यहाँ पे हवा चल रही है तो क्या मेरी शनाख्त खत्म होगी? हवा की शिद्दत, इंटेंसिटी ऐसी थी जिससे उसकी फीलिंग्स ऐसी थी, रियल में ऐसा नहीं था लेकिन उसको ऐसा लगा, यू गॉट द पॉइंट। तब फिर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लगाते हैं। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब भी आता है, हैड बीन भी आता है। टू फ्लेकिंग अवे गलत है, फ्लेक्ड अवे गलत है, फ्लेक अवे नहीं, टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, यू गॉट द पॉइंट। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड।
He behaved towards us coldly, rudely and dash. देखें जी, coldly एडवर्ब आ गया क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. rudely ये भी एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है? मैनर है. एंड डैश, तो एंड से पहले और एंड के बाद वर्ड सेम होते हैं. माइजरली, माइजर नाउन है, ये बात याद रखें. माइजर नाउन है और जब इसके साथ ly लगेगा तो ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनेगा. माइजर नाउन इन अ माइजर वे और इन अ माइजरली वे, माइजरली मैनर. अब यहां पर आपका टाई हो गया, ठीक है जी. तो इन अ लायरली मैनर, इन अ माइजरली वे, इन अ फादरली वे, इस तरह आप इसको लगाएंगे. हियर वी गो, डेल्टा इज योर राइट आंसर. 8 डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स. देखें जी, अब दो चीजें हैं. एक डिस्ट्रक्शन ये नाउन 1 है, ठीक है जी, और ऑफ के साथ जुड़ी हुई है ये आपका नाउन 2. यू गॉट द पॉइंट. तो देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स, अब ऑफ से पहले जो है ये तबाही का है. सब्जेक्ट तो ये है, ओल्ड बुक्स नहीं है. डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, पुरानी किताबों की तबाही या तबाहियां. अब डैश है तो देखो न्यू बुक्स क्या आएगा? मेक्स रूम्स, प्रोवाइड्स रूम, गिव्स रूम और मेक्स रूम. यू गॉट द पॉइंट. अच्छा, मेक्स रूम तो हो गया, प्रोवाइड्स रूम और ये नहीं आएगा, ये बात आप याद रखें. यू गॉट द पॉइंट, ठीक है जी. कॉलोकेशन इसे कहेंगे. हियर वी गो फॉर मेक्स रूम, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स डैश मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स. ठीक है जी. यहां पर रूम का मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं, ये होता है फॉर प्लेस. यू गॉट द पॉइंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम वरंट डैश यू सपोज, वरंट सो सिली एज यू सपोज. ठीक है जी. एज सिली एज यू सपोज, इसको एज एडजेक्टिव एज कहते हैं. ठीक है जी. जब सेम टाइप की बात हो रही हो. सो एज का पेयर होता है जब हकीकत में उसका कोई इवेंट, कोई नतीजा, कोई रिजल्ट वाकया हो, उसके लिए आप यूज करते हैं. सो दैट आप यूज करते हैं जब ऐसा हुआ ना हो, आपको डर हो कैसा होगा. यू गॉट द पॉइंट. टू सिली एज बोथ ए एंड बी. हियर वी गो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दर हकीकत इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली एज यू सपोज. इतनी भी अहमकाना उसकी रसूमात रवायत नहीं है जितना तुमने सोचा हुआ है. यू गॉट द पॉइंट. हियर वी गो. अल्फा राइट आंसर. 10 They built dash a cottage and ate good breakfast there. They built a white small cottage. Order of adjective. Order of adjective का क्वेश्चन है. white कलर है, small उसका साइज है. Here we go. A white और कॉमा नहीं आएगा, ये बात याद रखें. A small white और उसके बाद a small white. They built a small white cottage and ate good breakfast there. Here we go for delta is your right answer. Order of adjective. Small जो उसका साइज है वो पहले आएगा, कलर बाद में आएगा. 11 He demanded explanation neither from us nor dash our juniors. देखिए बच्चों, को relative conjunction इसे कहते हैं neither के साथ nor आती है. अब आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, नीदर के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, वर्ड आएगा, नॉर के बाद भी वही एक्सप्रेशन लगाएंगे, इसको कहते हैं पैरेललिज्म. ये पैरेलल स्ट्रक्चर हुआ. यू गॉट द पॉइंट. देखें, ही डिमांडेड एक्सप्लेनेशन नीदर फ्रॉम, नीदर के फौरी बाद क्या आया? फ्रॉम प्रेपोजिशन. नॉर के बाद यहां पर फ्रॉम है नहीं है तो ये गलत होगा. दूसरी बात, फ्रॉम प्रेपोजिशन के बाद आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है. ही डिमांडेड एक्सप्लेनेशन नीदर फ्रॉम अस नॉर फ्रॉम आवर जूनियर्स. अब वजन पूरा हुआ, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई. हियर वी गो. ही डिमांडेड एक्सप्लेनेशन नीदर फ्रॉम आवर्स, ये तो बात है ही नहीं है. ही डिमांडेड एक्सप्लेनेशन नीदर फ्रॉम अस एंड फ्रॉम, नीदर के साथ एंड नहीं आता तो यहां पर अंदाजा लगा लें जो क्या है, वहां पे फ्रॉम आर की मिस्टेक है. ही डिमांडेड एक्सप्लेनेशन नीदर फ्रॉम अस नॉर फ्रॉम आवर जूनियर्स बीटा. 12 हैड इट बीन समवन एल्स आई कुड इजीली हैव वेंगल्ड 10 रुपीज. अच्छा, देखिए जी, ये थर्ड कंडीशनल है जो सवाल पूछा गया. अभी मैंने ऑप्शन डिस्कस नहीं किया, मैं स्टेटमेंट को बता रहा हूं कि ये थर्ड कंडीशनल है, एक बात. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन है. यू गॉट द पॉइंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, मैं आपको आसान जुमला स्मॉल करके बताता हूं. इफ यू हैड वर्कड हार्ड, मैं सिर्फ एक क्लॉज लिख रहा हूं इन्वर्जन समझाने के लिए. तो ये देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो जब आपने इसकी इन्वर्जन करनी है तो हैड को उठा के स्टार्ट में ले आए, इफ खत्म हो जाएगा तो ये होगा हैड यू वर्कड हार्ड. इसी तरह वो कहता है हैड इट बीन समवन एल्स, ये इन्वर्जन है. अगर आपकी जगह पे कोई और होता, आई कुड इजीली हैव वेंगल्ड 10 रुपीज. इट हैड बीन समवन एल्स, हैड नहीं है, इन्वर्जन नहीं है. हैड इट बीन समवन एल्स आई कुड इजीली वेंगल, कुड हैव वेंगल्ड. इफ इट वाज समवन एल्स, गलत है. हियर वी गो. अल्फा राइट आंसर. बाकी जो मिस्टेक आपके सामने है. 13 फिल इन द ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द सेंटेंस. द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स टू सरप्राइज और कंफाउंड अस. द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स टू सरप्राइज, नेवर और का पेयर होता है नो नॉट, नीदर नॉर का पेयर होता है. द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स टू सरप्राइज और कंफाउंड्स अस. द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स टू सरप्राइज एंड कंफाउंड अस, ये गलत हो गया. अब जो हमने ढूंढना है, द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स के बाद टू आ गया, टू के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, टू इन्फिनिटिव भी होता है, और कंफाउंड अस. एक बात, वर्ब का पैरेलल स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं. द मूवी नेवर अटेम्प्ट्स टू सरप्राइज और कंफाउंड्स अस. हियर वी गो फॉर, ये मिस्टेक्स आपके सामने है. अल्फा राइट आंसर. नेवर और का पेयर है. 14 इफ इट इज नॉट अ मीटियर इट वुड बी एन ऑप्टिकल इल्यूशन. जीरो कंडीशनल जिसमें दोनों क्लॉजेज, इफ क्लॉज बी प्रेजेंट में होती है और कॉमा के बाद जो दूसरी क्लॉज है रिजल्टेंट क्लॉज है वो भी प्रेजेंट में होती है. इफ इट विल, इफ इट इज नॉट अ मीटियर इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन. इफ इट इज नॉट अ मीटियर इट कुड हैव, गलत है. हियर वी गो. चार्ली इज योर राइट आंसर. 15 I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. अच्छा जी, I therefore यहाँ पे कॉमा नहीं है, had to throw them away or wipe them off the map altogether. I therefore had to throw them away or wipe it off, wipe them off आना चाहिए. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. Altogether गालिबन तकरीबन आपके सामने. अल्फा राइट आंसर. Choose the correct synonym. Haughty, एरोगेंस, एरोगेंट जो बंदा हो, ठीक है जी, अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरों को छोटा. कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, हैजर्डस खतरनाक और अनप्रिटेंशियस, ठीक है जी, हम्बल. हियर वी गो. एरोगेंट राइट आंसर, कॉन्फिडेंट श्योर, हैजर्डस डेंजरस और हम्बल.
एक्सपेंसिव एक होता है ई वाला, ये ए वाला है वसी, ब्रॉड, इंसिनुएट, ग्लिसनिंग चमकदार, रेस्ट्रिक्टेड और स्प्रॉलिंग। हियर वी गो फॉर स्प्रॉल, एक्सटेंसिव फैलना। तो इंसिनुएट इंप्लाइड, ठीक है जी, कोई चोरी छुप के कोई काम करना, ग्लिसनिंग चमक और रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड। डेल्टा राइट आंसर। इनकरेज्ड सिनोनिम ही है एग्जॉस्टेड, फोर्टिफाइड, हैगर्ड थका हुआ होना, फ्रिक्शन आप जानते हैं तो इनकरेज्ड का फोर्टिफाइड सिक्योर, एग्जॉस्टेड थका हुआ होना, हैगर्ड भी थका है। ग्लेयर सिनोनिम अनएक्साइटिंग, अपॉलिंग, ग्लीम और अटैच्ड, ग्लीम दैट इज राइट ऑप्शन। 20 एग्जैजुरेशन, अच्छा जी एग्जैजुरेशन और उसके बाद डबल जी नहीं है और उसके बाद एग्जैजुरेशन, अल्फा राइट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय डियर स्टूडेंट्स।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में क्वार्टर एफएलपी 2 की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और कैटेगोरिकली टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 201 इज स्टेटमेंट्स सम बकेट्स आर सॉल्ट्स। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। तो सम बकेट्स, जिसको मैं बी के टी एस से फॉर एग्जांपल शो कर रहा हूं, आर सॉल्ट्स। कुछ बकेट्स सॉल्ट्स हैं और सॉल्ट्स को मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ऑल सॉल्ट्स आर आईपॉड्स, तमाम के तमाम सॉल्ट्स आईपॉड में आ रहे हैं। एंड सम आईपॉड्स आर वुड्स, और कुछ आईपॉड्स क्या हैं, वुड्स हैं। तो जो आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि हम मिनिमम ओवरलैपिंग को यूज करते हुए इन सर्कल्स को बनाते हैं, तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं सम वुड्स आर सॉल्ट। तो क्या कुछ वुड्स आपको सॉल्ट नजर आ रहे हैं, जबकि वुड्स और सॉल्ट का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा आपकी बेसिक डायग्राम के अंदर। तो पहली कंक्लूजन एज पर द बेसिक डायग्राम जो कि प्रेमिसेस के अकॉर्डिंगली हमने बनाई है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो पहली कंक्लूजन इनअप्रोप्रिएट है। सेकंड वन, सम बकेट्स आर वुड्स, कुछ बकेट्स जो हैं वो वुड्स हैं। देन अगेन बकेट्स और वुड्स का भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट। थर्ड, सम आईपॉड्स आर बकेट्स, तो कुछ आईपॉड्स जो हैं वो बकेट्स हैं। जी यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ये वो वाला एरिया है कि जहाँ पे कुछ आईपॉड्स जो होंगे एट द सेम टाइम बकेट्स भी होंगे, तो 3 जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। फोर्थ वन, सम वुड्स आर बकेट्स, कुछ वुड्स जो हैं वो बकेट्स होंगी, वुड्स और बकेट्स का देन अगेन कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 3 फॉलोज व्हिच इज प्रेजेंट इन चार्ली, और राइट आंसर भी वही है। क्वेश्चन नंबर 202 स्टेटमेंट सम होम्स आर टेबल्स। तो सम होम्स आर टेबल्स, टेबल को फॉर एग्जांपल टी ए से शो कर देते हैं। सम टेबल्स आर गार्डन्स, और कुछ टेबल्स क्या हैं, गार्डन्स हैं, और उनको हम जी से शो कर देते हैं। ऑल लैंटर्न आर गार्डन्स, तो जितने भी लैंटर्न हैं वो गार्डन्स के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जिसको हम लैंटर्न यानी एल से शो कर रहे हैं। तो बेसिक डायग्राम हमारी बन गई। कंक्लूजन, सम लैंटर्न्स आर टेबल्स, कुछ लैंटर्न्स जो हैं वो टेबल्स हैं। लैंटर्न्स और टेबल्स का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। सम गार्डन्स आर होम्स, कुछ गार्डन्स आपके पास होम्स हैं, गार्डन्स और होम्स का भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। थर्ड वन, सम लैंटर्न्स आर होम्स, कुछ लैंटर्न्स होम्स हैं, लैंटर्न्स कहाँ पे है, होम्स कहाँ पे है, कोई कनेक्शन नजर नहीं आया, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा नन फॉलोज हो जाएगा, और हमने भी उस लिहाज से वही फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 203 स्टेटमेंट्स ऑल कैट्स आर लॉयंस, जितनी भी कैट्स हैं वो किस में आ रही हैं, लॉयंस के ग्रुप के अंदर आ रही हैं। सम लॉयंस आर माइस, कुछ लाइन्स क्या होंगी, माइस होंगे। ऑल माइस आर जिराफ्स, तमाम के तमाम माइस इसमें आ जाएंगे, जिराफ्स में आ जाएंगे। तो ये हमने बेसिक डायग्राम बना ली है। कंक्लूजन पे आते हैं, सम माइस आर कैट्स, कुछ माइस कैट्स हैं, माइस और कैट्स का कोई कनेक्शन नहीं है एज पर द मिनिमम ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल्स। बेसिक डायग्राम से हमें कोई कनेक्शन नजर नहीं आया, तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। सेकंड वन, सम जिराफ्स आर लॉयंस, तो कुछ जिराफ्स लॉयंस हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें जो मैं शेडेड रीजन करके दिखा रहा हूँ पर्टिकुलरली आपको, यहाँ पे कुछ जिराफ्स वाकई में क्या होंगे, लॉयन होंगे। तो बेसिक डायग्राम से इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो ये अप्रोप्रिएट हो जाएगी, ये कंक्लूजन। थर्ड, सम जिराफ्स आर कैट्स, कुछ जिराफ्स कैट होंगे, तो जिराफ्स और कैट का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो इनअप्रोप्रिएट। फोर्थ, ऑल जिराफ्स आर माइस, तमाम के तमाम जिराफ माइस के अंदर है, ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिल रहा, जबकि हमें क्या देखने को मिल रहा था एज पर द प्रेमिसेस के तमाम माइस जिराफ के अंदर है, तो ये भी डिसओबे कर रहा है बेसिक डायग्राम को, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2। तो अल्फा ऑप्शन में देखें ओनली 2 नहीं है, बीटा में देखें ओनली 2 नहीं है, चार्ली में देखें ओनली 2 नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ कुछ और कंक्लूजन भी फॉलो करवा रहा है। तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों ही नहीं है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ओनली 2 अगर किसी ऑप्शन में पड़ा होता तो वो राइट आंसर होता। तो इस लिहाज से राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। जी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 स्टेटमेंट सम टेबल्स आर अपार्टमेंट्स। तो ये आपके पास टेबल्स हैं और कुछ टेबल्स क्या हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जिनको मैं ए से शो कर रहा हूं। ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स, तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स किसमें आ रहे हैं, कार्स में आ रहे हैं, जिसको मैं सी से शो कर रहा हूं। सम कार्स आर ट्रक्स, तो कुछ कार्स क्या हैं, वो ट्रक्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करनी है कि टेबल्स वो भी टी से स्टार्ट होता है, ट्रक्स वो भी टी से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ग्रुप्स आपके पास अगर आ जाएं जिनके जो वर्ड्स आ रहे हों वो सेम अल्फाबेट के इनिशियल से आ रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए टी ए और टी आर कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेसिक डायग्राम बन गई है। वी कैन नाउ रीड द कंक्लूजंस। तो सम टेबल्स आर ट्रक्स, कुछ टेबल्स जो हैं वो ट्रक्स हैं, टेबल्स और ट्रक्स का कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा, तो इनअप्रोप्रिएट। सम टेबल्स आर कार्स, कुछ टेबल्स कार्स हैं, जी हां नजर आ रही हैं, यहाँ पे देखें ये पूरी की पूरी कार्स थी और ये टेबल्स थी, तो कुछ टेबल्स कार्स इस शेडेड रीजन में मुझे नजर आया, तो ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। थर्ड वन, सम कार्स आर अपार्टमेंट्स, कुछ कार्स जो हैं वो अपार्टमेंट्स होंगी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं आपको दूसरे कलर से शो करके बताता हूँ कि उसने कहा कि कुछ कार्स ऐसे हैं, ऐसे होंगे जो कि क्या है, अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखें ये वो कुछ कार्स हैं, ये तमाम रीजन जो कि अल्टीमेटली क्या है, अपार्टमेंट्स ही हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, ट्रू है, एप्रोप्रिएट है। जी क्वेश्चन नंबर 4, नो ट्रक इज अ टेबल। अब नाउ यू कैन सी द नेगेटिव कंक्लूजन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर सम ए आर बी या ऑल ए आर बी यानी पॉजिटिव कंक्लूजन आ रही थी। अब आपके पास नो ए आर बी फॉर एग्जांपल नो ट्रक इज अ टेबल आ गई, तो नेगेटिव कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी जनरेट की जाती है। और नो ट्रक इज अ टेबल के लिए हम क्या करेंगे, सम ट्रक्स आर टेबल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रेमिसेस उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो अगर ये अप्रोप्रिएट का हो जाता है तो हम गिवन कंक्लूजन को इनअप्रोप्रिएट यानी फॉल्स कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। और अगर हम ऐसे नहीं कर पाते तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो गिवन कंक्लूजन होगा इसी को ही हम ठीक मान लेंगे। तो सम ट्रक्स आर टेबल्स, अगर आप गौर करें कि ट्रक्स को अगर यहाँ पे मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो सम ट्रक्स आर टेबल करना है, तो ट्रक्स जो है ये मैं डॉटेड यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आ सकता है। कीपिंग द फैक्ट कि फॉर एग्जांपल ये ट्रक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो हम टाइम बचाने के लिए इसी तरह करते हैं कि हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ट्रक्स को इग्नोर किया, तो सम ट्रक्स आर टेबल, तो ट्रक्स को इधर लेकर आके मैं टेबल कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम सम ट्रक्स आर कार्स भी थी, क्योंकि सम कार्स आर ट्रक्स उसने कहा हुआ था, तो मुझे ट्रक्स का कुछ पोर्शन कार्स के साथ भी ओवरलैप करवाना था एज पर द प्रेमिसेस। तो ये अगर आप देखें कि इसको मैं एज ए कंसीडर कर लेता हूँ ऑल्टरनेट डायग्राम। ये वाली जो ट्रक्स जब यहाँ पे थे तो ये बेसिक डायग्राम ही थी, तो मैं कह रहा हूं कि इसको यहां से लेके यहां तक इग्नोर कर दें, आप ट्रक्स को इग्नोर कर दें, ट्रक्स उठ के यहां पे आ गए, क्योंकि मैंने सम ट्रक्स टेबल करना था। जी अब मैं सम ट्रक्स टेबल करने में कामयाब हो गया हूं और कोई प्रेमिसेस भी वायलेट नहीं कर रहा मैं, तो इसका मतलब है कि सम ट्रक्स टेबल्स मैंने कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं कहूंगा कि नो ट्रक इज अ टेबल, दिस इज फॉल्स। आई होप सो माय पॉइंट इज क्लियर। तो हमारे पास राइट आंसर आ चुका है कि ओनली 2 एंड 3 यही हमारा राइट आंसर होगा, व्हिच इज प्रेजेंट इन चार्ली ऑप्शन, और हमने भी वही फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 205 स्टेटमेंट्स ऑल प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस। तमाम के तमाम प्रोवर्ब्स क्या है, सेंटेंसेस में आ रहे हैं। नो मैन आर प्रोवर्ब्स, कोई भी मैन जो है वो प्रोवर्ब नहीं है, ठीक है। मैन उसने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया है और प्रोवर्ब्स के साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है। सम वुमेन आर सेंटेंसेस, तो मैं नेक्स्ट वाली पहले पढ़ लेता हूं और बाद में उसको कनेक्ट करूंगा। सम वुमेन आर सेंटेंसेस, तो वुमेन यहाँ पे आ गई, तो सम वुमेन आर सेंटेंसेस आपने कर दिया। अब नो मैन आर प्रोवर्ब्स, अब इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोवर्ब था और यहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है किसका, मैन का। तो नो मैन आर प्रोवर्ब्स तमाम प्रेमिसेस को हमने ज्वाइन करते हुए एक बेसिक डायग्राम बना ली है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम सेंटेंसेस आर वुमेन, तो कुछ सेंटेंसेस वुमेन है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो बेसिक डायग्राम से ही देखते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैंने शेड करके भी दिखा दिया, तो ये बात बिल्कुल वैलिड है, ट्रू है, एप्रोप्रिएट है। सेकंड, नो प्रोवर्ब्स आर मैन, तो पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे, सम प्रोवर्ब्स आर मैन करेंगे।
तो सम प्रोवर्ब्स आर मेन, तो जब भी मैं सम प्रोवर्ब्स आर मेन करने के लिए जाऊंगा मुझे यहीं से ही पता चल जाएगा कि मैं प्रेमिसेस को वायलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि मेन और प्रोवर्ब्स का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि आप पॉसिबिलिटी में क्या चाह रहे हैं, सम प्रोवर्ब्स आर मेन। तो जब आप इसकी पॉसिबिलिटी या अल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे आप प्रेमिसेस को वायलेट कर बैठेंगे, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो बात हो रही है कंक्लूजन के अंदर नो प्रोवर्ब्स आर मेन, इसी से हम एग्री करेंगे, इसको एप्रोप्रिएट कंसीडर करेंगे। आई होप सो ये क्लियर होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, सम प्रोवर्ब्स आर मेन। देन अगेन पॉजिटिव कंक्लूजन है, बेसिक डायग्राम से देखेंगे। तो सम प्रोवर्ब्स आर मेन, कुछ प्रोवर्ब्स मेन नजर आ रहे हैं, प्रोवर्ब्स और मेन के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो जबकि यहाँ पे कह रहा है कि सम प्रोवर्ब्स आर मेन है, तो ऐसा कुछ भी नजर बेसिक डायग्राम से नहीं आ रहा, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। लास्ट इज आल्सो द नेगेटिव कंक्लूजन व्हिच इज नो प्रोवर्ब्स आर वुमेन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन करने की कोशिश करेंगे। अब ये अल्टरनेट डायग्राम हमारी बनेगी और अल्टरनेट डायग्राम में हम सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन करने की कोशिश करेंगे और अलोंग विद द प्रेमिसेस एज वेल। तो अगर मैंने सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन करना है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्रोवर्ब्स आ गई, ये आपके पास सेंटेंसेस थे और सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन आपने कर दिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैन आ रहा है और मैन और प्रोवर्ब्स का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन मैंने यहाँ पे इधर शो कर रहा हूँ आपको। चलिए ये बात हमने कर ली कि हमने सम प्रोवर्ब्स आर वुमेन कर दिया, लेकिन हमने इसकी कंफर्मेशन प्रेमिसेस से भी लेनी होगी कि कोई प्रेमिसेस तो वायलेट नहीं कर बैठे। तो ऑल प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस, ऑल प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस, तमाम के तमाम प्रोवर्ब्स सेंटेंसेस में आ रहे हैं। पहली प्रेमिस ठीक है, नो मैन आर प्रोवर्ब, नो मैन आर प्रोवर्ब। दूसरी प्रेमिस भी ठीक है, सम वुमेन आर सेंटेंसेस, सम वुमेन आर सेंटेंसेस। इसी रीजन के अंदर सम वुमेन आर सेंटेंसेस भी होगा, तो तीसरी प्रेमिस भी फुलफिल हो रही है। तो अलोंग विद द प्रेमिसेस एंड अलोंग विद द पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट आपने एक अल्टरनेट डायग्राम बना ली, तो टिक यहाँ पे लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो क्रॉस होगा वो ये जो नो प्रोवर्ब्स आर वुमेन है इसके ऊपर लग जाएगा, व्हिच मींस ये इनअप्रोप्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन तमाम कंक्लूजन के अंदर 1 और 2 आपके पास ठीक है। तो हमारे पास अल्फा के अंदर 1 2 नहीं है, बीटा के अंदर ओनली 3 एंड 4 फॉलो है, चार्ली में देखें ओनली 2 फॉलोज है और डेल्टा में देखें नन ऑफ दीस है। तो जबकि हमने फॉलो किसको करवाना था 1 एंड 2 दोनों को, 1 एंड 2 बोथ फॉलोज या 1 एंड 2 फॉलोज ये आंसर होना चाहिए था, जबकि आंसर अल्फा बीटा चार्ली से मैच नहीं कर रहा। तो राइट आंसर क्या करेंगे, डेल्टा नन ऑफ दीस करेंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 206 स्टेटमेंट सम एप्पल्स आर बीज। कुछ एप्पल्स जिनको मैं ए से शो कर रहा हूं वो क्या है, बीज हैं। नो बी इज पपाया, बी और पपाया जिसको मैं पी से शो कर रहा हूं उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल पपायाज आर बॉयज, तो जितने भी पपायाज हैं वो क्या हैं, बॉयज हैं, यानी वो बॉयज के अंदर आ रहे हैं तमाम पपायाज। तो ये बात याद रहे, निशानी के तौर पे याद रखा करें कि ऑल ए आर बी यानी कि ऑल पपायाज आर बॉयज है। तो ये जो पहला ग्रुप आ रहा होगा ऑल के साथ ये स्मॉलर सर्कल होगा और जो बाद वाला आ रहा होगा वो आपके पास बिगर सर्कल होगा। तो कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। सम एप्पल्स आर बॉयज, पॉजिटिव कंक्लूजन है, कुछ एप्पल्स बॉयज हैं। तो हमारे पास 2 बी आ रहे हैं। देन अगेन मैंने आपको यही समझाया कि ये गलती नहीं करनी, पहले ये बीज है पूरा लिखने और देन आखिर में बॉयज है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बी ओ कर देता हूं। अब मैं पढ़ता हूं सम एप्पल्स आर बॉयज, कुछ एप्पल्स बॉयज हैं। एप्पल्स कहां पे हैं, बॉयज कहां पे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, इनअप्रोप्रिएट। सेकंड सम बॉयज आर पपायाज, कुछ बॉयज जो हैं वो पपायाज होंगे। तो कुछ बॉयज यहां पे देखिएगा कि ये वो कुछ बॉयज हैं जो कि अल्टीमेटली क्या है, पपायाज हैं। तो ये बात मुझे बेसिक डायग्राम से नजर आ रही है। तो सम बॉयज आर पपायाज, ये बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, एप्रोप्रिएट है। थर्ड वन सम बॉयज आर एप्पल्स, कुछ बॉयज जो हैं वो एप्पल्स हैं, बॉयज और एप्पल्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, इनअप्रोप्रिएट। फोर्थ वन सम बीज आर एप्पल्स, कुछ बीज जो हैं वो एप्पल्स होंगे। यहां पे देखिएगा ये मैं जो शेड कर रहा हूं यहां पे मुझे नजर आया सम बीज आर एप्पल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, एप्रोप्रिएट है। तो हमारे पास ओनली 2 एंड 4 यही एप्रोप्रिएट हो रहे हैं। अल्फा में नन फॉलोज, बीटा ओनली 2 एंड 4 फॉलो, चार्ली ओनली 2 एंड 3 फॉलो, डेल्टा नन ऑफ दीस। तो राइट आंसर वुड बिकम बीटा हो जाएगा, ओनली 2 एंड 4 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 207 स्टेटमेंट्स ऑल शिप्स आर बसेस, तमाम की तमाम शिप्स किस में आ रही हैं, बसेस में। तो बसेस को बी यू से शो कर देता हूं। नो रूम इज अ बस, कोई भी रूम जो है वो बस नहीं है। ऑल बोट्स आर रूम्स, तो तमाम के तमाम बोट्स जो हैं वो किस में आने चाहिए, रूम्स में आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसी के अंदर एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिसको मैं बोट्स बी ओ से शो कर रहा हूं। तो ऑल बोट्स आर रूम्स भी मैंने कर दिया, नो रूम इज अ बस, ऑल शिप्स आर बसेस ये भी तमाम कर दिए। रेडी फॉर द कंक्लूजन, नो बोट इज अ शिप। तो क्या होगा, सम बोट्स जिसको बी ओ कह रहे हैं, सम बोट्स आर शिप करना है। तो सम बोट्स आर शिप। अब यहीं से ही हम बेसिक डायग्राम से ही स्टूडेंट्स विजुलाइज कर सकते हैं। हमने अपना टाइम बचाना है। अल्टरनेट डायग्राम अगर आप बिगिनर हैं तो बना लिया करें, नहीं तो विजुलाइज करते ही आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सम बोट्स आर शिप, जब कभी भी मैं बोट्स को उठा के शिप के साथ सम करवाऊंगा और ओवरलैप करवाऊंगा तो आप देखेंगे उसके साथ ये रूम भी आएगा। तो रूम फिर ओवरलैप किसके साथ करेगा, डेफिनेट सी बात है कि बसेस के साथ करेगा। जबकि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि कोई भी रूम बस नहीं हो सकता। तो जब कभी भी आप अल्टरनेट डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रेमिसेस वायलेट कर रहे होंगे। तो सम बोट्स आर शिप ये नहीं हो सकता अलोंग विद द प्रेमिसेस। तो जब ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते अल्टरनेट डायग्राम से, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी इसी से ही आप एग्री कर जाएंगे, ये एप्रोप्रिएट हो जाएगी। नो बस इज अ बोट। अब हमने क्या करना है, सम बस आर बोट्स। तो देन अगेन जब हम सम बस आर बोट्स करेंगे तो बस और बोट्स की ओवरलैपिंग के साथ साथ बस और रूम भी ओवरलैप कर जाएंगे जो कि प्रेमिसेस को वायलेट कर रहा होगा। तो जो प्रेमिसेस को वायलेट होगा तो देन अगेन हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसी से एग्री कर जाएंगे जो हमारी एक्चुअल कंक्लूजन थी, नो बस इज अ बोट। नो शिप इज अ रूम, तो सम शिप्स आर रूम करने की कोशिश करेंगे। तो सम शिप्स आर रूम, जैसे ही सम शिप्स आर रूम करेंगे तो रूम और बस का भी कनेक्शन हो जाएगा जो कि प्रेमिसेस को वायलेट करेगा, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट होगा। तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको ठीक कंसीडर करेंगे, ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो तीनों ही हमारे पास ट्रू है, वैलिड है, एप्रोप्रिएट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 स्टेटमेंट ऑल कोट्स आर शर्ट्स। तो तमाम के तमाम जो कोट्स हैं जिसको मैं फॉर एग्जांपल सीओ से शो करता हूं किस में आ जाएंगी, शर्ट्स में आ जाएंगी, जिसको मैं एसएच से शो कर देता हूं। सम शर्ट्स आर कैप्स, तो कुछ शर्ट्स क्या हैं, कैप्स हैं। तो कैप्स को सी ए से शो कर देता हूं। नो कैप्स आर ट्राउजर्स, तो कोई भी कैप जो है वो ट्राउजर जिसको मैं टी आर से शो कर रहा हूं नहीं है। कंक्लूजन सम कोट्स आर कैप्स, तो कुछ कोट्स जो है वो कैप्स हैं। कोट्स और कैप्स का कोई कनेक्शन नहीं है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बेसिक डायग्राम से देखना है जो कि मिनिमम ओवरलैपिंग की मदद से बनी है, तो इनअप्रोप्रिएट होगी। सेकंड सम ट्राउजर्स आर नॉट शर्ट्स। नाउ दिस इज अगेन द नेगेटिव कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी। तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑल ए आर बी यानी ऑल ट्राउजर्स आर शर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल ट्राउजर्स आर शर्ट्स। अब मैं करूंगा, याद रहे जब नो ए आर बी था तो हम सम ए आर बी की पॉसिबिलिटी देख रहे थे अलोंग विद द प्रेमिसेस। अब जब सम ए आर नॉट बी है तो यानी सम ट्राउजर्स आर नॉट शर्ट्स है, तो हम ऑल ट्राउजर्स आर शर्ट्स यानी ऑल ए आर बी देखेंगे अलोंग विद द प्रेमिसेस। तो हमने ऑल ट्राउजर्स को किस में लेकर जाना है, शर्ट में लेकर जाना है। तो यहाँ पे ऑल ट्राउजर्स हैं और वो किसमें शर्ट में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर हाथ रख दें, अब विजुलाइज करना है आपने कि इसके ऊपर हाथ रख दें, ये बेसिक डायग्राम है। अब हम अल्टरनेट डायग्राम इसी से विजुलाइज कर सकते हैं कि ये ट्राउजर यहाँ से हटके फॉर एग्जांपल यहाँ पे इजीली आ सकता है। ठीक है, इसको आप डॉटेड से बना लें अपने जहन में। ठीक है, तो बताने का सिर्फ ये मकसद था कि ये ट्राउजर को यहाँ से निगलेक्ट करें और ट्राउजर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑल ट्राउजर्स आर शर्ट करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो बताने का सिर्फ यही मकसद था, बजाय इसके कि आप सारी की सारी फिगर दोबारा बनाएं, यहाँ से ट्राउजर को रिमूव करें और ट्राउजर यहाँ पे लेकर जाएं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके बात बिल्कुल ठीक हो गई, वैलिड हो गई, यानी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इससे आप डिसएग्री करेंगे, ये इसको आप इनअप्रोप्रिएट कर देंगे। थर्ड वाली नो कोट्स आर ट्राउजर, तो इसको हम क्या करेंगे, सम कोट्स आर ट्राउजर करने की कोशिश करेंगे। तो सम कोट्स आर ट्राउजर्स करने की कोशिश करने से पहले ये जो मैंने प्रीवियस किया था इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यानी इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब मेरी बेसिक डायग्राम यही है।
तो हमने क्या करना है, सम कोट्स आर ट्राउजर्स करना है। तो सम कोट्स के साथ ओवरलैपिंग किसकी करनी है, ट्राउजर्स की करनी है। ये भी इजीली हो सकती है। ये फॉर एग्जांपल, अब मैं इसकी भी बेसिक डायग्राम आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके मैं बता देता हूं कि सम कोट्स आर ट्राउजर्स करना है। ट्राउजर वहां से हटके फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाएगा, तो ये आप ट्राउजर कर सकते हैं, ये उसका सर्कल है ट्राउजर्स का, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कि होना क्या था कि ये आपके पास क्या है, कोट्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, शर्ट्स हैं, और शर्ट्स और कैप्स यहाँ पे आ रही हैं, और ट्राउजर को वहां से हमने किया और यहाँ पे ले आए। और एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि जब आप अल्टरनेट डायग्राम बना रहे होते हैं किसी भी नेगेटिव कंक्लूजन के अगेंस्ट, तो वो भी मिनिमम ओवरलैपिंग के अगेंस्ट के साथ ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि ट्राउजर को वहां से रिमूव किया, तो सम कोट्स आर ट्राउजर्स इजीली हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी किया था। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बस मैंने ये देखना था कि मैं ये कर सकता हूँ और कोई प्रेमिसेस तो वायलेट नहीं हो रही, तो ऐसा ही हो रहा था। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट डायग्राम बन सकती है, ये यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर होता जा रहा होगा। नाउ लास्ट कंक्लूजन, सम कैप्स आर शर्ट्स। पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन को बेसिक डायग्राम से ही देखेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जी, ये इरेज कर दिया और दोबारा ये आपकी बेसिक डायग्राम थी। तो सम कैप्स आर शर्ट्स, कुछ कैप्स जो हैं वो शर्ट्स हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं इजीली। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, वैलिड है, एप्रोप्रिएट है। तो राइट आंसर इसका ओनली 4 फॉलोज होना चाहिए, तो विच इज प्रेजेंट इन अल्फा ऑप्शन, और वही राइट आंसर है, हमने भी वही देखा। क्वेश्चन नंबर 209, स्टेटमेंट्स नो टॉयज आर बैट्स। ये टॉयज हैं और कोई भी टॉय जो है वो बैट नहीं है। सम बैट्स आर बॉक्सेस, कुछ बैट्स जो हैं वो क्या हैं, बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस को BO से शो कर देते हैं। ऑल बॉक्सेस आर पॉट्स, तो तमाम के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो किस में आ रहे हैं, पॉट्स में आ रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक डायग्राम बन गई। कंक्लूजन, सम बैट्स आर नॉट टॉयज, तो हम क्या करेंगे, ऑल बैट्स आर टॉयज करेंगे। तो जब हम ऑल बैट्स, जितने भी बैट्स हैं, उनको जब टॉयज के अंदर लेकर जाएंगे तो प्रेमिसेस लाजमी वायलेट होगी। कौन सी प्रेमिसेस, जो पहली प्रेमिसेस है कि टॉयज और बैट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि पॉसिबिलिटी के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, तमाम के तमाम बैट्स को उठा के टॉयज में लेकर जाना चाह रहे हैं, प्रेमिसेस वायलेट होगी। इसका मतलब है कि हम ये पॉसिबिलिटी वाली या अल्टरनेट डायग्राम नहीं बना सकते। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी इसी से ही एग्री करेंगे। सम टॉयज आर नॉट बॉक्सेस, तो हम क्या करेंगे, ऑल टॉयज आर बॉक्सेस करेंगे। तो अब जितने भी टॉयज हैं उनको मैंने कहां पे लेकर जाना है, बॉक्सेस के अंदर लेकर जाना है। तो सम टॉयज आर नॉट बॉक्सेस, तो ऑल टॉयज आर बॉक्सेस, तो ये इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये टॉयज को मैं यहां से निकाल के इसको इग्नोर करें और यहां पे कहीं पे ये मेरे पास क्या है, टॉयज आ जाते हैं। तो तमाम के तमाम टॉयज किसमें ले आया हूं, बॉक्सेस में। तो ये अल्टरनेट डायग्राम बन सकती है, मैंने विजुअलाइज करके बेसिक डायग्राम से ही देख लिया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इससे हम डिसएग्री कर जाएंगे। 3 बाय सम पॉट्स आर बैट्स, तो कुछ पॉट्स जो हैं वो बैट्स हैं। ये पॉट्स थे सारे के सारे और ये बैट्स थे। यहाँ पे देखें, ये आपके पास शेडेड रीजन के अंदर आपको सम पॉट्स आर बैट्स नजर आएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन थी, सिर्फ बेसिक डायग्राम से ही देखना था। तो अब वो जो प्रीवियस मैंने ड्रॉ किया था उसको समझाने के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं जी। मूव ऑन टू द लास्ट कंक्लूजन, दैट इज सम पॉट्स आर नॉट टॉयज। तो सम पॉट्स आर नॉट टॉयज के लिए ऑल पॉट्स आर टॉयज करूंगा। तो ऑल पॉट्स यानी तमाम के तमाम पॉट्स को मुझे किसमें लेकर जाना पड़ेगा, टॉयज के अंदर। तो यहीं से मुझे नजर आ जाएगा कि जब मैं सारे के सारे पॉट्स को टॉयज के अंदर लेकर जाऊंगा और फिर अल्टीमेटली जो बॉक्सेस हैं बैट्स की भी ओवरलैपिंग करूंगा, तो बैट्स भी क्या होंगे, टॉयज के साथ ओवरलैप लाजमी कर जाएंगे। ये मैंने विजुअलाइज यहाँ पे बेसिक डायग्राम से ही करके देख लिया। तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेमिसेस साफ वायलेट होगी, आप अपने एंड पे बनाना चाहते हैं तो बना के भी चेक कर लीजिएगा। तो प्रेमिसेस वायलेट होगी, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हम इसी से एग्री कर जाएंगे कि सम पॉट्स आर नॉट टॉयज। तो क्या हो जाएगा जी, 1 3 4 ये तीनों ही आपके पास ठीक है। तो विच इज प्रेजेंट इज 1 3 4, बीटा ऑप्शन में प्रेजेंट है और 1 3 4 हमने भी वही फाइंड आउट किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210, ऑल टेबल्स आर फोन्स। तमाम के तमाम टेबल्स किस में आ रहे हैं, फोन्स में आ रहे हैं। सम फोन्स आर गैजेट्स, तो कुछ फोन्स जो हैं वो गैजेट्स होंगे। अच्छा, ये मेरे पास फर्स्ट प्रेमिस थी। अब सेकंड क्या कह रहा है, सम फोन्स आर गैजेट्स, और थर्ड को भी एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ऑल गैजेट्स आर टेबल्स। और तमाम के तमाम गैजेट्स क्या है, किसमें आने चाहिए, टेबल्स में आने चाहिए। तो अगर मैंने इसको कहा कि ये पहली प्रेमिस है, दूसरे नंबर पे मैं इसको रखूंगा, इसको पहले एंगेज कर लेता हूं और फिर उसके बाद थर्ड पे इसको रखूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको पहले एंगेज करता हूं तो गैजेट्स मुझे यहाँ पे कहीं पे बनाने पड़ेंगे, फोन्स सम फोन्स आर गैजेट्स करने के लिए। फिर गैजेट्स और टेबल का जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से मैंने सेकंड जो बनाने का तरीका समझा, वो ये जो थर्ड प्रेमिस थी, इसको मैं सेकंड पोजीशन पे ले गया। तो ऑल गैजेट्स आर टेबल्स। तो फॉर एग्जांपल ये गैजेट्स हैं जो कि तमाम के तमाम गैजेट्स किसमें आ रहे हैं, टेबल्स में आ रहे हैं। अब इसको फुलफिल करवाएं। ये क्या कह रहा है, सम फोन्स आर गैजेट्स, तो कुछ फोन्स। अब ये देखिए, ये कुछ फोन्स हैं जो कि क्या है, गैजेट्स ही हैं। तो ये भी इसके अंदर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ऑल्दो आपने सम ए आर बी कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन सम फोन्स आर गैजेट्स इसमें भी इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये जो फर्स्ट वन आ रहा होता है, सम फोन्स आर गैजेट्स, आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं बेसिक डायग्राम के अंदर, लाइक दिस वे। और वही चीज यहाँ पे शो हो रही थी एक्चुअली। तो हमारे पास ये बेसिक जो डायग्राम है वो बन गई है। नाउ वी कैन जंप टुवर्ड्स द कंक्लूजन। सम गैजेट्स आर फोन्स, कुछ गैजेट्स जो हैं वो फोन है। तो कुछ गैजेट्स यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहे हैं गैजेट्स, लेकिन यहाँ पे सम गैजेट्स आर फोन की बजाय अगर वो सम फोन्स आर गैजेट्स करता तो ज्यादा मुनासिब होता। इनफैक्ट ऑल गैजेट्स आर फोन्स है। तो अगर कह रहे हैं कि सम गैजेट्स आर फोन्स, तो ये क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। सेकंड, सम गैजेट्स आर टेबल्स, तो कुछ गैजेट्स जो हैं वो टेबल्स हैं। यहाँ पे देखें, अगर बात करता कि सम टेबल्स आर गैजेट्स, तो इसको मैं ठीक मानता, या ऑल गैजेट्स आर टेबल्स करता तो फिर भी इसको ठीक मानता। लेकिन जब उसने कहा सम गैजेट्स आर टेबल्स, कि कुछ गैजेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि टेबल्स हैं, नहीं, ये बात इसके ऊपर वैलिड नहीं होती एज पर द बेसिक डायग्राम। तो ये भी इनएप्रोप्रिएट। थर्ड वन, सम गैजेट्स आर नॉट टेबल्स, नेगेटिव कंक्लूजन है। तो हम क्या करेंगे, ऑल गैजेट्स आर टेबल्स करेंगे। तो ऑल गैजेट्स आर टेबल्स, तो ऑल गैजेट्स आर टेबल्स के लिए अल्टरनेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑल गैजेट्स आर टेबल्स ही हैं। तो ये बात दैट इज एप्रोप्रिएट। तो जब ये एप्रोप्रिएट है, ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने क्या करना है, इसे डिसएग्री करना है, इसको इनएप्रोप्रिएट कर देंगे। फोर्थ वन, सम टेबल्स आर फोन्स, तो अगर कह रहा है सम टेबल्स आर फोन्स, ये जितना भी टेबल्स हैं ये वो कुछ टेबल्स हैं जो फोन्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहना मुनासिब होगा, बल्कि क्या कहना मुनासिब होगा, ऑल टेबल्स आर फोन्स। या फिर इसको इस तरीके से कहा जाएगा कि सम फोन्स आर टेबल्स, तब इसको हम एग्री करते हैं। जबकि सम टेबल्स आर फोन्स को हम डिसएग्री करेंगे कि कुछ टेबल्स जो हैं वो क्या है, फोन्स हैं, नहीं, बल्कि ऑल टेबल्स या फिर सम फोन्स आर टेबल्स, इस तरह हमें कहना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक द फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसे भी को भी इनएप्रोप्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि तमाम की तमाम ही ये इनएप्रोप्रिएट हो गई। तो राइट आंसर इसके लिहाज से क्या हो जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर। थैंक यू।